और 90% ऑफ योर सीरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन योर गट। खाना खाना, खुशी से खाना खाना और एक आनंद लेके खाना, वो आपको अच्छे से डाइजेशन को भी हेल्प करेगा और जो आप खा रहे हैं उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, उसके पूरे विटामिन्स आपको 100% मिलेंगे। क्या होता है कि पेशेंट जब खाना खाता है तो उसको एक पर्टिकुलर जगह पे वो खाना अटकने का फीलिंग होता है। में पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि भाई उनको लिक्विड वो पास कर पा रहे हैं पर सॉलिड फूड नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर होता है। और अगर ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा दिनों तक रहे या अल्सर्स रिकरेंट होते रहे तो उसका कैंसर में भी कन्वर्जन हो सकता है। सो पेशेंट जैसे आपके पास आता है, कौन से सिम्टम्स है, कितनी सीवियरिटी है, उसके हिसाब से आप इसोफेजियल डिसीजेस में उसका एक प्रिलिमिनरी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको क्या हो सकता है। बस वो छोटे अल्सर रहते हैं, स्टमक में बड़े अल्सर्स रहते हैं। इट इज़ कि आपका ऊपर का जब स्टमक का कोटिंग निकल जाए और ज़ख्म हो जाए तो उसको हमारी भाषा में गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। एक ऐसा ऑर्गन है अपनी बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका कैंसर बहुत रेयरली देखा गया है। इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा मनुष्य प्राणी होगा जिसे आज तक कभी पेट की तकलीफ ना हुई हो। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर एक को अपने जीवन काल में कभी ना कभी पेट की एंट्री पॉइंट से लेकर पेट के एग्जिट पॉइंट तक किसी न किसी प्रकार का समस्या का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा। तो इसी सर्वव्यापी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए और आपकी पेट की तकलीफ़ कम करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है हमारे ख़ास मेहमान, जो कि पेशे से एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी कि पाचन तंत्र के विशेषज्ञ और आसान भाषा में कहूँ तो पेट के डॉक्टर है। और उनका नाम है डॉक्टर योगेश भुरट, जो पिछले 15 सालों से हज़ारों मरीज़ों का पेट का सही इलाज करके उनको पेट की तकलीफ़ से निजात दिला चुके हैं। तो इसके पहले कि आप वीडियो में खो जाए और मैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, हमारे चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी ख़ास के साथ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और आज मेरी पार्टनर, मेरी को होस्ट मेरे साथ में है नहीं, मैडम घूमने गई है लंदन, तो उनका एक फेमस और फिक्स डायलॉग है जो मैं आज बोलने वाला हूँ। कभी बोलने का मौका मिलता नहीं है जब वो होती है, तो उनका कहना कुछ ऐसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द शो। डॉक्टर भुरट सर, आपका हमारे शो बातों बातों में एक मुलाकात किसी ख़ास के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुकेश सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, हमारे कुछ एपिसोड्स पहले हमारे पास एक हेपेटोलॉजिस्ट आए थे, डॉक्टर विनीत शाह करके, जिनसे हमने काफ़ी सारी लिवर के बारे में जानकारी ली थी। क्योंकि लिवर भी हमारे एक गट का हिस्सा है, पार्ट है, तो आज हम गट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हमारे गट को या हमारे पेट को बॉडी का इंजन भी कहा जाता है या फिर बॉडी का सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? यस, गट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। गट को हम अगर क्लासीफाई करें तो दो उसके मेन और पार्ट्स है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल, जो आपके माउथ मतलब एंट्री पॉइंट से एग्जिट, जहाँ से आपका मोशन होता है, वहाँ तक रहता है। और उसको काम करने के लिए कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स है जो उसको हेल्प करते हैं उसके फंक्शनिंग में। उन एक्सेसरी ऑर्गन्स में आते हैं लिवर जी, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। अच्छा, अगर एलिमेंट्री कैनल को हम देखें तो इट स्टार्ट्स विथ योर माउथ, मुंह से शुरू होता है। फिर आपके ईसोफेगस मतलब आपका फूड पाइप या अन्न नलिका, जो ऑलमोस्ट 30 to 35 सेंटीमीटर की रहती है, जिसका काम है कि खाने को मुंह से पेट तक या आपके स्टमक तक ट्रांसफ़र करे। स्टमक जहाँ पे आपका एसिड तैयार होता है जी, वहाँ फूड पाइप से खाना स्टमक में जाता है। वहाँ पे इनिशियल उसका प्रोसेसिंग या आपके स्टार्ट ऑफ योर डाइजेशन वहाँ से होता है। और फिर खाना स्टमक से छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो छोटी इंटेस्टाइन में मेजॉरिटी ऑफ योर डाइजेशन और जो भी आपने डाइजेस्ट किया है उस खाने का एब्जॉर्प्शन वो छोटी आंतड़ी में होता है। अच्छा, और वहाँ से फिर जो आपका वेस्ट मटेरियल है या जो आपको नहीं चाहिए, जो एक्सेस है, जो फाइबर्स है, जो आपने डाइजेस्ट नहीं किया है,
वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाके आपके फीकल मैटर के हिसाब से रेक्टम से बाहर पास निकल होता जाता है जी। सो ये इन शॉर्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। जी जो आपका सवाल है कि गट ये अपना सेकंड ब्रेन या इंजन ऑफ द बॉडी है, तो ये सही है, क्योंकि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम के जो सेल्स है वो ब्रेन के बाद अगर किसी ऑर्गन में या किसी सिस्टम में है तो वो सबसे ज़्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है। अच्छा। एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम जो अपने ब्रेन के सिग्नल के सिवाय भी काम कर सकता है। इट कैन वर्क ऑन इट्स ओन Independently. और उसमें अराउंड 100 मिलियन सेल्स है। ब्रेन के बाहर, ब्रेन के अलावा अगर किसी और सिस्टम में नर्व सेल्स है तो वो है गट सिस्टम। अच्छा। इसके दो इम्प्लीकेशंस है। एक तो इट कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेकंड ब्रेन। ओके। क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला कि खाना फूड पाइप से स्टमक में जाता है तो इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, उसको बहुत सी छोटी छोटी फंक्शंस के साथ वो होता है। ऐसे नहीं है कि वो खा लिया और वो पास हो गया। पेरिस्टाल्सिस करके एक बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शन रहता है जिससे खाना एकदम स्मूथली आगे जाता है, आगे बढ़ता है। और इट इज़ अ वेरी कोऑर्डिनेटेड। हम बोलेंगे ना कि अगर 100 म्यूजिशियन बैठ के एक म्यूजिक बनाएंगे तो एक मधुर संगीत निकलेगा। वैसा अगर एक भी म्यूजिशियन उसमें से काम नहीं करेगा तो वो संगीत पूरा कबाड़ा हो जाएगा। वैसा है कि ये सब सेल्स, बहुत से छोटे सेल्स से लेके बड़े न्यूरॉन्स एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं जिससे आपका पाचन तंत्र या आपका डाइजेशन एकदम अच्छा रहता है। इसकी वजह से उसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। इंजन इसके लिए बोलते हैं कि सीरोटोनिन नाम का जो आपका हार्मोन है या मूड एलिवेटर है, उसका 90% ऑफ that serotonin is produced in your gut. ओके। गट एंट्रिक नर्वस सिस्टम में वो आता है। इट इज़ अ वेरी हैप्पी हार्मोन और हेल्दी हार्मोन विच इज़ वेरी म्हणजे आपके मूड के लिए या आपके ओवरऑल वेलबींग, हम बोलते हैं ना सेंस ऑफ, हमको खुशी का माहौल रहता है, वो काम करने का जो सिस्टम है वो सीरोटोनिन करता है। और 90% ऑफ योर सीरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड इन योर गट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीज़ें हैं, गट का आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट रहता है और ब्रेन का भी आपके गट पे कंट्रोल रहता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो आपके इमोशनल कंट्रोल के अंडर भी है, और बहुत से आपके इमोशंस, वो जो हार्मोन्स या जो सिक्रीशंस लगते हैं वो सभी आपके गट में तैयार होते हैं। बिल्कुल। सो अगर आपका पेट खराब है या फिर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो डायरेक्टली आपके मूड पे अफेक्ट करेगा। बिल्कुल। जैसे और इसलिए फिर आप पूरा सब आपके हर ऑर्गन अच्छा है, आप ओवरऑल भी हेल्दी है, फिर भी आपको डल लगेगा। मतलब गाड़ी है बट अभी इंजन ही काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा सिस्टम है। इसीलिए फिर गट को कहा गया है कि ये इंजन है, क्योंकि आपका गट अच्छा है, आपका दिन अच्छा है, आपका मूड अच्छा है और आपके हर ऑर्गन पे उसका इफेक्ट अच्छा है। बिल्कुल। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अभी आज मूड नहीं है, खाने का मन नहीं होता है, या कुछ स्ट्रेस में आ गए तो खाना नहीं जा रहा है, या कभी डिप्रेशन में आदमी बहुत सारा खा भी लेता है। तो जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारा कनेक्शन ब्रेन और गट का है। अपने पुराने या अपने बूढ़े लोग या पहले जो अपने पूर्वज थे वो भी बोलते थे कि आप खाना खाते वक्त हमेशा खुश रहो, खुशी में खाना खाओ, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके डाइजेशन पे भी होता है। बिल्कुल। आप अगर कुछ दुख में है या फिर आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि बहुत टेंशन है, फटाफट खाना खा लो, उसको एक काम जैसा मत समझो। बिल्कुल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। खाना खाना, खुशी से खाना खाना और एक आनंद लेके खाना, वो आपको अच्छे से डाइजेशन को भी हेल्प करेगा, और जो आप खा रहे हैं उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, उसके पूरे विटामिन्स आपको 100% मिलेंगे। से कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। 100%। हाँ, अभी इसमें क्या हो गया है, हम देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, अभी आप देखेंगे कि बच्चे रो रहे हैं, माँ उनको एक मोबाइल लगा देती है और उनको खाना खिलाती है। मैंने बहुत बार उनको पूछा है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे? बोलते सर ये शांत बैठता ही नहीं है। मैंने बोला अरे उसको खाना क्या है, वो क्या खा रहा है उसके पास ध्यान नहीं है, वो क्या देख रहा है उसके पास ध्यान है। तो ये जस्ट एक काम हो गया है कि खा रहा है, जस्ट पेट भरने के लिए खा रहा है, तो उससे क्या न्यूट्रिशन मिलेगा और क्या उसको हेल्दी डाइट या हेल्दी खाना कैसे खाना है, इसका कुछ सीख नहीं मिलेगा। उनका एक ही ब्रेन में एक ही सिस्टम है कि जब उसको खाना खिलाना है, सामने मोबाइल लगा दो,
सामने टीवी लगा दो, उसको कोई कार्टून दिखा दो और उसको खाना खिला दो, ताकि वो रोएगा नहीं, किधर जाएगा नहीं और वो खाना खाएगा। तो बट ये गलत है, ऐसा खाने का कोई मतलब नहीं कुछ बनता। मतलब नहीं, ये सब दिस इज ओनली गिविंग यू कैलोरीज। एग्जैक्टली। मे बी कितना न्यूट्रिशन उससे मिल रहा है वी डोंट नो। सर मेरा दूसरा सवाल ऐसा रहेगा कि ऐसे आपकी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में ऐसे कौन सी बीमारी आप ज़्यादा देखते हैं कि जितने मरीज़ रोज़ आपको देखनी पड़ते हैं, कि मान लो अभी आप जिससे बात की इसोफेगस का है या फिर स्टमक का है, तो कुछ ऐसी बीमारी के बारे में हमें बताइए। कैसे है कि जैसे हर सिस्टम या हर ऑर्गन है, वैसे पेट के हर जो भी पार्ट है, जैसे इसोफेगस, उसकी कुछ टिपिकल बीमारियां है। जो इसोफेगस की है कि इसोफेजाइटिस या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, कि हम देखते हैं कि बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सिम्टम्स है उनको, कि उनको छाती में जलन हो रही है, या सीवियर यहाँ पे छाती जहाँ पे खत्म हो रही है वहाँ पे सीवियर पेन होता है, जिसको हमारी भाषा में हार्ट बर्न बोलते हैं, एसिडिटी भी शायद एसिडिटी बोलते हैं। कि बहुत बार पेशेंट को ऐसे लगता है कि बाबा मुझे अटैक आ रहा है, इतना सीवियर पेन या इतना सीवियर बर्निंग होता है। वो मेडिकल टर्म्स में उसको इसोफेजाइटिस या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं, जिसमें पेट का एसिड वो ऊपर आता है फूड पाइप में। आइडियली एसिड ये पेट के लिए बना है, पेट में वो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। वो डाइजेशन आपका फूड मटेरियल वहाँ जाने के बाद वो एक काइम करके मटेरियल बनाता है जो आगे डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में जाना चाहिए जी। वन वे ट्रैफिक है फूड पाइप टू स्टमक, मतलब खाना नीचे जाना चाहिए, कोई स्टमक के कंटेंट या पेट के कंटेंट ऊपर आने नहीं चाहिए। बराबर। उसके लिए नीचे एक इलास्टिक या हम बोलेंगे एक मसल दिया है, स्पिंक्टर, जिसको हम लोअर इसोफिजियल स्पिंक्टर बोलते हैं। उसका काम यही है कि खाना पानी जो भी आप ले रहे हैं उसको नीचे पास करे, नीचे के कंटेंट ऊपर पास ना होने दे। इसोफेगस और स्टमक के बीच में क्या बात कर रहे हैं? अगर उस स्पिंक्टर को या उस इलास्टिक को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो ढीला पड़ जाए, तो फिर पेट के कंटेंट्स ऊपर फूड पाइप में आते हैं जी। तो वो दिस इज वैरायटी। जब इनिशियली सिर्फ हवा आएगी ऊपर, तो उसमें दिस इज अ स्टार्ट ऑफ जीआरडी या इसोफेजाइटिस। अच्छा। उसमें क्या होता है, फिर आपको डकारें बहुत ज़्यादा आती है। नॉर्मली आदमी को खाना खाने के बाद थोड़ी देर एक आध दो डकार आ गए या बर्पिंग हो गया तो वो नॉर्मल है, दैट इज़ फॉर एकोमोडेशन। जब आप खाना खाते हैं तो उस खाने के लिए जगह करने के लिए वो हवा हम पास करते हैं वॉलेंट्रीली। कुछ लोग हैं आप देखेंगे बैठे बैठे भी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे 10 मिनट बात करेंगे और 50 बार बर्पिंग वो गैस पास करेंगे। तो ये दिस इज नॉट करेक्ट। मतलब उनको ये हो गया है, ये नॉर्मल नहीं है। ये फर्स्ट स्टेज है कि जब आप सिर्फ गैस पास कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज में आप गैस के साथ थोड़ा सा लिक्विड भी पास करते हैं ऊपर, रिफ्लक्स। उसमें खट्टा कड़वा कोई लिक्विड जो पेट का एसिड है वो आपके मुंह तक आता है। बहुत बार हमको पेशेंट बोलते हैं कि सर मुंह एकदम हमेशा कड़वा या खट्टा रहता है। बहुत बार डेंटिस्ट से भी हमारी बात हुई है कि दांत का इनेमल पूरा सेंसिटिवनेस का एक कारण जीआरडी भी है। अच्छा, दांत भी उससे खराब होते हैं, सब क्लिनिकल। बहुत लोगों को रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं। ईएनटी वाले के पास जाएंगे, वो बोलते हैं कि लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स। अच्छा। वो रिफ्लक्स एक्चुअली उसका स्टार्ट जो है वो पेट से हो रहा है। वो एसिड गले तक आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है। आप हर बार एंटीबायोटिक या कोई एंटी हिस्टामिनिक ले रहे हैं क्योंकि आपको बार बार गला खराब हो रहा है, बट एक्चुअली उसका कारण आपके पेट में है। बिल्कुल। और थर्ड स्टेज में आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना वैसे के वैसे आप बैठे बैठे मुंह में आता है। दिस इज स्ट्रॉन्ग रिफ्लक्स। अच्छा। और वो कभी कभी इलास्टिक इतना ढीला हो जाता है कि वो कुछ पार्ट ऑफ योर इसोफेगस या स्टमक या फूड पाइप का वो खिसक के ऊपर चेस्ट में आ जाता है। उसको कॉमन मेडिकल लैंग्वेज में हाइएटस हर्निया बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें कोई मैकेनिज्म नीचे बचा ही नहीं रहता है। इट इज़ अ फ्री वे। खाना अपने आप नीचे जाता है और आप बैठे बैठे वो खाना अपने आप ऊपर आता है। स्पेशली जब रात को पेशेंट सोते हैं खाना खाने के बाद, बहुत कॉमन सिम्टम रहता है कि पेशेंट आते हैं कि सर हम सोते हैं रात को, 1-2 घंटे नींद होने के बाद हमको ऐसे चोकिंग सा फीलिंग होता है, उठते हैं वॉमिटिंग करते हैं, फिर अच्छा लगता है। ऐसे लेटते होंगे खाना ऊपर आ जाता होगा। क्योंकि आप जब बैठे हैं दिन में तो आपका ग्रेविटी उसको पुल कर रहा है नीचे, तो चांसेस ऑफ रिफ्लक्स थोड़ा कम है। बट आप जैसे ही सोते हैं, आप लेटते हैं, तो ये इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नलीफाइड। सो व्हाट हैपन्स, तो उसको फ्री फ्लो है। तो धीरे धीरे जैसे वो खाना ऊपर गले तक आता है, गले से जस्ट ऊपर जाता है, तो आपको एक चोकिंग का फीलिंग आता है और देर रात नींद में से जागना होता है और फिर वो वॉमिटिंग होता है।
बहुत लोग तो ये मिस डायग्नोसिस करके इसको हार्ट रिलेटेड या अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम भी कंसिडर बिल्कुल। करते हैं, उसकी भी ट्रीटमेंट होती है और फिर पता चलता है कि प्रॉब्लम ये पेट इसोफेगस में था, नीचे है। इसोफेगस में था जी। ऐसा है। तो ये इसोफेगस की ये दो मेन बीमारियां हैं। रिकरेंट रिफ्लक्स होने के बाद इसोफेगस में अल्सर्स होना और उस अल्सर्स से कभी ब्लीडिंग होना या फिर वो जगह नैरो होना, ये भी अच्छा। उससे हो सकता है, जिसको हमारी भाषा में इसोफेजियल स्ट्रिक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर हाँ। जी। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जब खाना खाता है तो उसको एक पर्टिकुलर जगह पे वो खाना अटकने का फीलिंग होता है। तो अच्छा। इसोफेगस मैंने बोला वैसे कि अराउंड 30 to 35 सेंटीमीटर है। आपका एसिड कब तक कहाँ तक रिफ्लक्स कर रहा है और कहाँ पे अल्सर्स हुए हैं, उस जगह पे वो स्ट्रिक्चर का लोकेशन होता है। क्योंकि अच्छा। कोई भी जख्म जैसे स्कार फॉर्मेशन से हील होता है, कहीं पे भी आपको बॉडी पे घाव हो जाए तो उस पर एक स्कार फॉर्म होता है जो कि एक टफ स्ट्रक्चर है, उसमें इलास्टिकनेस इतना नहीं रहता है। वही स्कार जब इसोफेगस में होता है तो वो उस जगह को थोड़ा सा नैरो कर देता है। तो उसके वजह से खाना आगे पास होने में, पेरिस्टालसिस होने में दिक्कत होती है। जो आप तो खाना खाएंगे वो वहीं अटका रहेगा वही शायद। अटका रहेगा। बहुत बार इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि भाई उनको लिक्विड वो पास कर पा रहे हैं पर सॉलिड फूड नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, बिल्कुल। तो ये एक पार्ट है कि स्ट्रिक्चर होता है, और अगर ये स्ट्रिक्चर बहुत ज़्यादा दिनों तक रहे या अल्सर्स रिकरेंट होते रहे तो उसका कैंसर में भी कन्वर्जन हो सकता है। सो पेशेंट जैसे आपके पास आता है, कौन से सिम्टम्स है, कितनी सीवियरिटी है, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको क्या हो सकता हाँ, है। ये बीमारी ऊपर के ऊपर इसोफेगस में है या नीचे नीचे है तक वो। जैसे ये क्लियर कट, जैसे खाना अटकना, खाना उल्टा आना, ये 100% इसोफेजियल रिलेटेड बीमारी है। जैसे हम आगे एंडोस्कोपी करेंगे तो उसमें कंफर्म डायग्नोसिस होगा। तो थोड़ा, हाँ बताइए आप क्या कह रहे थे। नहीं, वही इसोफेगस में यही मेन बीमारियां है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अभी इसोफेगस से नीचे अपना स्टमक है, तो स्टमक की ऐसी कौन सी बीमारी जो कॉमन स्तर पर आप देखते हैं, जिसके बारे में पेशेंट को भी चौकन्ना रहना ज़रूरी है। स्टमक एक मेन ऑर्गन है आपके इन डाइजेशन में। स्टमक इज़ फुल ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है स्टमक में। खाना फूड पाइप से स्टमक में जाता है। अभी बहुत बार पेशेंट आते हैं कि सर एसिड बहुत हो गया है, या एसिड ख़राब चीज़ है, एसिडिटी से तकलीफ़ हो रही है। बट ऐसा नहीं है, एसिड इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है। सिर्फ उसका क्वांटिटी जब बढ़ जाता है, एसिड का क्वांटिटी बढ़ जाता है या हाइपर एसिडिटी होता है, जब वो स्टमक उस एसिड को हैंडल नहीं कर पाता, तब ये प्रॉब्लम सब स्टार्ट होते हैं। नॉर्मली आप जो भी खाते हैं उसका स्टरलाइजेशन, जो भी खाइए आप कितना भी उसको साफ कर लीजिए, उसको कितना भी अच्छा कर लीजिए, लेकिन फिर भी देर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ कंटामिनेशन जो रहते हैं जो आप क्लीन भी नहीं कर पाते। तो वो सब स्टरलाइजेशन करने का काम ये स्टमक एसिड का है। अच्छा। तो आप जो भी खाएंगे इट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, जो आगे जाके आपको ना हो। पर वो एसिड किसी कारण वो बढ़ जाता है, तो उस वजह से गैस्ट्राइटिस ये बीमारी है, जो स्टमक का इन्फ्लेमेशन ये होता है। अच्छा। गैस्ट्राइटिस आगे बढ़ता गया तो फिर आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स होने के चांसेस रहते हैं। अल्सर मतलब जख्म रहती है, जैसे हमको मुंह में आते हैं अल्सर्स, वो छोटे अल्सर रहते हैं, स्टमक में बड़े अल्सर्स रहते हैं। इट इज़ कि आपका ऊपर का जब स्टमक का कोटिंग निकल जाए और जख्म हो जाए तो उसको हमारी भाषा में गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। अच्छा। और अल्सर के एक टिपिकल सिम्टम्स रहते हैं कि बर्निंग, जलन, खाना खाने के बाद पेन होना। अच्छा। स्टमक के अल्सर्स का ये टिपिकल है कि खाना खाने के बाद पेन होना, क्योंकि वो अल्सर्स जहाँ स्टमक में रहते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं तो वो स्टमक के अल्सर्स को टच करते हैं। ओके। तो आपको एक सडन सीवियर पेन स्टार्ट होता है। पेशेंट इतने डर जाते हैं कि कभी कभी अपना खाना भी कम कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस पेन। दूसरा, आपकी उल्टी होना, उल्टी में ब्लड आना बिकॉज ऑफ अल्सर। अल्सर्स कैन ब्लीड, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है। उसकी ब्लीडिंग की वजह से वो आपके उल्टी में वापस आ सकता है। ये एक सिम्टम है अल्सर का। सीवियर पेन ये सिम्टम है। और कंटिन्यूसली एक जलन, डल एक अनवेलनेस, क्योंकि ये जो भी अल्सर है, ये जख्म जो है वो आपके एक एसिडिक एनवायरनमेंट में है। एसिड ये नॉर्मल, जो भी आप बोलें, पेट का एक नॉर्मल कंटेंट है जो पेट में तैयार होना ही होना है। एसिड में इनफैक्ट इरिटेशन होने की वजह से कभी कभी ज़्यादा एसिड तैयार होता है, ज़्यादा पेन होता है। अच्छा। और एक दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी जो आजकल बहुत लोगों में देखी गई है वो है
हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, अच्छा, H. जो pylori, हाँ। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो पेट में होता है, और वो भी एक एसिडिटी और अल्सर्स का बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। ओहो। जब भी हम स्कोपी करते हैं तो हम जब भी अल्सर या इन्फेक्शन या गैस्ट्राइटिस देखते हैं तो उसी समय पे उसका एक रैपिड यूरियस टेस्ट करके एक टेस्ट होता है जो एंडोस्कोपी के समय ही किया जाता है। उसमें पता चलता है कि पेशेंट को एच पाइलोरी pylori इन्फेक्शन है क्या नहीं है। अच्छा, एच पाइलोरी इतना इम्पोर्टेंट या अभी इतना क्यों उसके फोकस में है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एसिडिक एनवायरनमेंट में नॉर्मली जगने वाला ऑर्गेनिज्म से एच पाइलोरी है, क्योंकि उसको एसिड एनवायरनमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो नॉर्मली आपके स्टमक लाइनिंग को इन्फेक्ट करता है और अंदर जाके बड़े बड़े अल्सर तैयार करता है। और एंडोस्कोपी छोड़ के और एक ब्लड टेस्ट या स्टूल टेस्ट है, लेकिन वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, एंडोस्कोपी में ही एग्जैक्टली पता चलता है ये H. pylori आता कहाँ से? खाने के द्वारा ही आता है हमारे पेट में? कहाँ एच से आता है? पाइलोरी ये इन्फेक्शन नॉर्मल इन्फेक्शन जैसे है, ये कंटेमिनेटेड फूड या अच्छा। खाने की वजह से ही आता है, और वो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी जिंदा रह सकता है। है, बिल्कुल। इसलिए ये बहुत कॉमन है, और जब तक ये टेस्ट ना करे तब तक पता नहीं चलता है। बहुत बार पेशेंट्स को एसिडिटी रहता है, वो एंटासिड लेते रहता है, जब तक जितना ड्यूरेशन ऑफ एंटासिड वो ले रहा है उतने तक अच्छा लगता है। बाद में जैसे ही बंद होता है उसके 2-4 दिनों में वापस सिम्टम आते हैं। ये टिपिकल हॉलमार्क है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। अगर ऐसा होता है कि आप एंटासिड ले रहे तब तक ठीक है, और आप एंटासिड बंद कर दे और आपको वापस सिम्टम हो रहे, तो आप यू शुड ऑलवेज थिंक कि पेशेंट को एच पाइलोरी इन्फेक्शन रह सकता है। क्योंकि ये एंटासिड सिर्फ आपका बेसल एसिड सिक्रीशन रेट रिड्यूस करते हैं, पर एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से वापस वो बढ़ जाता सिम्टम्स है। रिकरेंस हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत कॉमन है और बहुत सीरियस भी है, क्योंकि एच पाइलोरी जो अल्सर्स है वो कभी कभी हील नहीं होते बिकॉज ऑफ Acidic लैक ऑफ environment। डायग्नोसिस भी, ऑल्सो, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट भी एक स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है एच पाइलोरी का, तब तक जनरली एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट देना नहीं, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट में कम से कम 2 या 3 एंटीबायोटिक्स साथ में देने पड़ते हैं। अच्छा, जैसे हम नॉर्मल किसी इन्फेक्शन के लिए सिंगल एंटीबायोटिक से भी काम चलता चल है, जाता रेयरली सेकेंड एंटीबायोटिक लगता है, पर एच पाइलोरी को स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज 3 ड्रग या 4 ड्रग थेरेपी देना पड़ता है। ओहो। वो इसी के लिए, क्योंकि वो बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, वो एसिड से नहीं मर रहा है, तो उसको उसके देने के लिए उसको अलग एक रेजिम है, वो रेजिम भी कंप्लीट करना चाहिए। और रेगुलरली लेने से एच पाइलोरी का जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट बहुत खुश होता है, उसको ऐसे लगता है कि अरे जादू हो गया। सो डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसके सिम्टम्स कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो ये एच पाइलोरी एक बहुत कॉमन ऑर्गेनिज्म और बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो आजकल के बहुत से इसमें देखा गया है। ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो मेरे एंडोस्कोपीज में मोर देन 60% एंडोस्कोपीज में एच पाइलोरी इन्फेक्शन आजकल पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आ रहा है। वो तो इतना ये है, Common प्रेवलेंट है, कॉमन है। Yes. इसके आगे बढ़ेंगे फिर अपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसमें कौन से पेशेंट ज़्यादा आप देखते हैं? छोटी स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ऐसे स्पेसिफिक ऐसे कम बीमारियां है। अच्छा। कॉमनेस्ट एंड वेरी इजी डिजीज टू नो कि उसका इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। जब हम बाहर का या कोई कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग हो गया या फूड इन्फेक्शन हो गया, एक्चुअली 90% ऑफ दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अच्छा। उसको मेडिकल भाषा में बोलेंगे तो वो एंट्राइटिस हो गया। एक ऐसा ऑर्गन है अपनी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका कैंसर बहुत रेयरली देखा गया है। ओके। ऑलमोस्ट मैंने अपनी पूरे करियर में अभी 15 सालों में अब देखेंगे हार्डली एक केस देखा है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइनल कैंसर निकला है, वो भी एकदम लो ग्रेड, मतलब कार्सिनोइड करके था। बाकी ऐसे सीवियर कैंसर स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं रहते। ऑपोजिट लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर्स बहुत कॉमन है। अच्छा। और 2 मेजर बीमारियां हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। फर्स्ट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे IBS जिसको हम बोलते हैं, या नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है इरिटेबल, मतलब आपका बावेल बहुत सेंसिटिव हो जाता है। हर एक का सिम्टम अलग रहता है। IBS का ऐसा कोई सेट ऑफ सिम्टम्स नहीं कि ये रहा तो IBS ही होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। IBS किसी किसी में कॉन्स्टिपेशन होता है कि पेट साफ ही नहीं होता है।
तो उनको हम IBS कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट टाइप बोलते हैं। अच्छा। कि उनमें कभी कभी 1 दिन 2 दिन या 3 दिन मोशन ही नहीं होता, या होता है तो बहुत हार्ड होता है। ऐसे लोग हैं, इनको IBS-C या कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट बोलते हैं। ऑपोजिट एक स्पेक्ट्रम है जिसमें IBS-D मतलब IBS डायरिया प्रिडोमिनेंट। अच्छा। उनको दिन में 3 से 4 बार से ज़्यादा बार मोशन होता है। ओके। किसी को 6 बार, किसी को 8 बार मोशन होता है, और हर बार वो लूज मोशन होता है। ओह। किसी किसी में ये भी सिम्टम रहता है कि जब आप खाना खाए, वॉट एवर ट्रिगर, मतलब आप कोई भी नाश्ता कीजिए, लंच लीजिए, इवन थोड़ा स्नैक्स भी लीजिए, आपको तुरंत मोशन का फीलिंग होता है, मोशन को जाना पड़ता है, और वो भी एकदम लूज मोशन होता है। ओहो। ये भी एक IBS डायरिया प्रीडोमिनेंट। और एक सबसेट ऐसा भी है कि उसमें मिक्स सिम्टम्स है, सिर्फ टाइम डिपेंडेंट है, मतलब थोड़े दिन उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, थोड़े अच्छा। दिन डायरिया रहता है। ओह। उसका बहुत सारा वो इम्प्रॉपर हम बोलेंगे या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट भी उसके पास रीज़न है कि क्या करते हैं वो लोग कि कॉन्स्टिपेशन जब रहता है तो लैक्सेटिव लेते हैं, थोड़े दिन लैक्सेटिव लेने के बाद उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते, तो फिर वो लैक्सेटिव बंद कर देते, फिर वो डायरिया प्रिडोमिनेंट ऐसे पतली होने की दवा, पेट साफ होने की दवा। पेट साफ होने के लिए कुछ दवाई लेते हैं, होम ओवर द काउंटर या होम रेमेडीज लेते हैं, और फिर वापस लूज मोशन होते हैं तो वापस उसके लिए कोई दवाई लेते, तो फिर वापस कॉन्स्टिपेशन होता है। तो वो हाँ, तो उनको एक मिक्स्ड ये इसमें वो आ जाते हैं। ये IBS है। इसमें आपके इंटेस्टाइन में पर से स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, या वो कोई जख्म या अल्सर या ऐसा कुछ नहीं रहता। IBS में आप एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी करेंगे तो IBS में इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में कुछ इश्यू नहीं है, उसका सेंसिटिवनेस बढ़ गया है, उसके फंक्शनल जो जैसे कि मोटिलिटी, जो उसका मूवमेंट है, वो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मोटिलिटी कम हो जाता है, अगर डायरिया है तो मोटिलिटी बढ़ जाता है। तो आपको उसके फंक्शन के ऊपर काम करना पड़ता है, और उनको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और डाइट प्लान देना पड़ता है उसके हिसाब से। अच्छा। दूसरा मेजर बीमारी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज या IBD। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि बहुत सारा इन्फ्लेमेशन या सूजन या जख्म या छोटे छोटे फोड़ी ऐसे आपके इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। अच्छा। मेजॉरिटी आपका लार्ज इंटेस्टाइन उसमें इन्वॉल्व रहता है। IBD के 2 मेजर टाइप्स है, एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस एज द नेम सजेस्ट, अल्सरेटिव मतलब पूरे इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाते, छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते। मेजॉरिटी वो आपके रेक्टम, सिग्मोइड कोलन या आपके बड़ी आंतड़ी का लास्ट पार्ट को ज़्यादा बार इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें से आपको ब्लीडिंग या म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है। पेशेंट आते हैं कि उनका मेन कंप्लेंट रहता है कि जब वो मोशन पास करते हैं तो उनका मोशन या तो रेड या म्यूकस में मिक्स्ड हुआ रेडिश मोशन होता है, और बार बार मोशन को जाना पड़ता है। बहुत बार तो मोशन होता नहीं, कभी कभी सिर्फ ब्लीडिंग भी होता है। उसको हमारी भाषा में हिमेटोचेजिया बोलते हैं। अच्छा। कि इनइफेक्टिव अटेम्प्ट्स टू पास मोशंस and majority of time patient passes blood with motion, mucus जी। yes। और दूसरा पार्ट है क्रॉन्स डिसीज। उसमें कभी कभी वो आंतड़ी का भाग छोटा हो जाता है, आंत का जो छोटी, उसमें स्ट्रिक्चर्स होते हैं और इन्फ्लेमेशन बढ़ते रहता है। क्रॉन्स और अल्सरेटिव में एक ही फ़र्क है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट रहता है। आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जब जहाँ से चालू हो गया इन्वॉल्वमेंट, वो जहाँ पे ख़त्म हो गया उतना इन्वॉल्वमेंट है, बीच में कोई स्किप लीजन नहीं रहता है। अच्छा। क्रॉन्स का ऐसा रहता है कि एक पार्ट को अफेक्ट करेगा, फिर बीच में नॉर्मल पार्ट आएगा, फिर वापस एक पार्ट को अफेक्ट करेगा, फिर ऐसा देयर आर स्किप लीजन्स। तो आप एंडोस्कोपी करते वक्त उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डायग्नोसिस तो आपके बायोप्सी से होता है। जब हम उसका एक पीस निकाल के चेकिंग को भेजते हैं तो हमको पता चलता है कि इसमें क्या है भाई, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स है। बहुत बार क्रॉन्स ये एंडोस्कोपी में ट्यूबरक्लोसिस ऑफ इंटेस्टाइन इससे भी एक मिमिक करता है, एक सिमिलैरिटी रखता है कि बहुत बार सिर्फ एक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, जैसे जहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होती है आइलियम और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है सीकम, तो आइलियोसिकल जंक्शन पे बहुत बार इन्फ्लेमेशन, सूजन या अल्सर रहा तो वो कहना बहुत मुश्किल रहता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस है कि ये क्रॉन्स है जी। तो वो बायोप्सी या वो उसका पीस लेके ही पता चलता है कि ये कौन सा है, क्योंकि ये दोनों का ट्रीटमेंट अलग है।
जब आपका बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से दोनों का ट्रीटमेंट चलेगा। और दोनों मतलब क्रॉन्स डिसीज़, इवन अल्सरेटिव कोलाइटिस और इवन ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों ही 100% क्यूरेबल डिसीजेस है। ओके। आपके दवाई से, कुछ डाइट एडवाइस और इससे वो 100% ठीक होंगे। बहुत बार पेशेंट बोलने के बाद कि बाबा आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसे निराश हो जाते हैं। उनको लगता है अरे बीपी शुगर जैसा हमको भी ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। बहुत बार लेनी पड़ती है एक आध गोली, लेकिन बहुत सी हेल्दी लाइफस्टाइल और इससे मेरे बहुत से पेशेंट हैं जो अभी रिलैप्स फेज में हैं। रिलैप्स मतलब दे आर 100% क्योर्ड विदाउट एनी मेडिसिन, जस्ट वो सर्विलेंस पे है। अच्छा। हम उनको हर 2 से 3 महीने में चेक करते हैं कुछ सिम्टम है, जैसे कि आपको कितनी बार मोशन में जाना पड़ता है, ब्लड आता है क्या नहीं आता है, उतने सर्विलेंस से भी दे आर फाइन। ऐसे बहुत रेयरली होता है कि आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़े। बिल्कुल। और इसलिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना जल्दी डायग्नोस उसका होगा, हाँ, उतना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और जल्दी फ़र्क भी पड़ जाएगा। यस, बिल्कुल। अभी हमने सर स्टमक, इसोफेगस, इसकी बात कर ली, छोटी आंत बड़ी आंत, और जो एक 2-3 और जो हेल्प करते हैं अपने डाइजेशन में, जैसे लिवर है, पैनक्रियाज है और स्प्लीन वगैरह भी है, तो इनका रोल कैसा रहता है? इनके सिम्टम्स भी क्या देख सकता है? सी कैसे है, लिवर, ये आपका लिवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, ये 3 मेन एक्सेसरी ऑर्गन्स है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं। एक पर्टिकुलर लिवर के सिक्रीशंस गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होते हैं। बाइल करके सिक्रीशन है जो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जैसे ही आपका डाइट या आपका फूड डिओडेनम में पहुंचता है तो वो बाइल डिओडेनम में रिलीज होता है, और आपको मेनली फैट डाइजेशन में उसका इम्पोर्टेंट रोल है। और लिवर का मेन रोल जो मैं कहूँगा वो है डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब आप जो भी खाएंगे उसमें जो हार्मफुल है, जैसे अभी बहुत लोगों को एडिक्शन है, उनको अल्कोहल लेने का, बियर लेने का या स्मोकिंग करने का जो आदत है, जो ले लिया, अभी आपके वो डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्कोहल तो एंटर कर चुका है, अभी उसको डाइजेस्ट करना और न्यूट्रलाइज करना, ये 2 मेन काम है। वो मेन काम लिवर करता है। अच्छा। वो लिवर में ये जो अनवांटेड चीज़ें है वो जाके कॉन्जुगेटेड होती है। कॉन्जुगेटेड मतलब उसको कोई अटैचमेंट मिलता है लिवर से, जिसकी वजह से वो इजीली आपके बॉडी के थ्रू पास हो सके या मोशन थ्रू पास हो जाए। अच्छा। इसलिए वो डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत मेन काम जो है वो लिवर का काम है। और लिवर आपके इम्यूनिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ओवरऑल गट हेल्थ, जो भी मैंने बोला इन्फेक्शन जो भी आता है उसका प्यूरिफिकेशन का काम भी लिवर करता है। बिल्कुल। तो लिवर के ऊपर अगर ओवर बर्डन हो गया, एडिक्शन बढ़ गया, अल्कोहल बढ़ गया, फैटी डाइट बढ़ गया, तो लिवर में सिरोसिस हो सकता है, जो कि बहुत फेटल बीमारी है, जिसमें लिवर एकदम हार्ड हो जाता है, फाइब्रोस्ड हो जाता है। नॉर्मल लिवर इज़ वेरी सॉफ्ट, एंड वो सॉफ्टनेस की वजह से उसका फंक्शन बहुत अच्छा चलता है। जैसे जैसे उसमें हार्डनेस होता है वो श्रिंक होने लग जाता है, उसमें छोटे छोटे नोडल्स तैयार होते हैं, तो वह डायरेक्टली उसके फंक्शन पे अफेक्ट करते। उसके बाद अगर वो पेशेंट एडिक्शन चालू रखता है तो वो अल्कोहल उसके लिए जहर के समान है, क्योंकि अभी उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना नहीं है, तो अंदर के ऑर्गन्स को अफेक्ट करते रहता है। दूसरा मेन जो डिसीज़ है लिवर का वो है हिपेटाइटिस या इन्फेक्शन, जो हमारी भाषा में उसको जॉन्डिस भी बोलते हैं। हिपेटाइटिस के 5 मेन वेरिएंट है जो लिवर स्पेसिफिक है। हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसमें से ए और ई आपके खाने से, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसमिट होते हैं, जो बहुत बार हम देखते हैं कि बाबा जॉन्डिस हो गया। दीज आर वेरी अक्यूट, मतलब सेल्फ लिमिटिंग शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीजेस। बहुत रेयरली इसमें कोई सीरियस बीमारी या सीरियस कोई सिम्टम्स होता है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस है जी। बी और सी ये ज़्यादा क्रॉनिक या ज़्यादा डेंजरस बीमारियां है, क्योंकि इसमें आपको क्रॉनिक हिपेटाइटिस होने का चांसेस ज़्यादा है। कभी कभी पेशेंट को ये होने के बाद अगर क्रॉनिक हिपेटाइटिस हो गया, क्रॉनिक मतलब उसको वो इन्फेक्शन का जो एलिमेंट है उसके ब्लड में ज़िंदगी भर रहता है। क्योंकि ये बहुत मतलब कोई अलग टेस्ट करते बाबा, हम जैसे हम सर्जरी करते हैं तो उसके पहले हम हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, HIV ये सब चेक करते हैं। पेशेंट को भी पता नहीं रहता और वो हिपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है। अच्छा। बहुत बार हम बोलते हैं अरे कब हुआ था, बोला हाँ कभी छोटा था तभी हुआ था, या अपने कॉमन भाषा में उसको
पांडरी कावड़ी या सफ़ेद पीलिया भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे समझता नहीं है कि हेपेटाइटिस मतलब पीलिया, आपका बराबर। स्किन या आपकी आंखें पीली होनी चाहिए, पर हेपेटाइटिस बी में वो बिलीरुबिन इतना बढ़ता ही नहीं है कि आपको कभी कभी समझ में नहीं आता कि हो गया। जी। और ये आप एक आदमी से दूसरे आदमी में ब्लड प्रिक से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पास कर सकते हैं, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, इसलिए ये थोड़ा सीरियस है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा दिन तक चलता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस होने के बाद भी लीवर को सिरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। हेपेटाइटिस बी या सी इन्फेक्शन अगर ज़्यादा दिन रहे तो दैट कैन कन्वर्ट लीवर इनटू सिरोसिस। दूसरा, लीवर से जब बाइल गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन जस्ट स्टोरेज है। अगर वो स्टोरेज हैम्पर हो जाए या बाइल बहुत देर से रह जाए या सिक्रीशन ठीक से ना हो, तो गॉल ब्लैडर का बहुत कॉमन बीमारी होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल स्टोन्स। वो बाइल जमा होने की वजह से, स्टैसिस की वजह से, इम्प्रॉपर सिक्रीशन की वजह से उसमें स्टोन तैयार होते हैं। जैसे किडनी में स्टोन तैयार होते हैं वैसे ही गॉल ब्लैडर में स्टोन, गॉल स्टोन ये बहुत कॉमन बीमारी है। और हमारे बुक्स में भी दिया है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है, फैटी फर्टाइल फीमेल ऑफ 40। अच्छा। ऑल एफ्स इसमें ये गॉल स्टोन बहुत कॉमनली देखे गए हैं कि जिसमें फैट ज़्यादा है, अराउंड 40 एज के है, जो फर्टाइल है, जिसमें हार्मोनल सब चेंजेस चल रहे हैं, उसमें ये गॉल स्टोन होने के चांसेस बहुत है। अच्छा। वो हर स्टोन की जैसे इसका भी एक सीवियर पेन अचानक खाना खाने के बाद या कुछ हेवी मील के बाद या इवन आफ्टर फास्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड, उसके बाद कभी कभी एक सीवियर पेन आता है। और सोनोग्राफी करते हैं तो पता चलता है कि अरे ये गॉल स्टोन है। सारे दर्द पेट में आएंगे तो पेट में कहाँ किस लीवर का है या इसका गॉल ब्लैडर का है या अपने हाथ का है, मुश्किल हो जाएगा। जनरली राइट साइड में होता है गॉल स्टोन का पेन, और सीवियर होता है जो पेन पेट से लेके पीठ तक जाता है। अच्छा। और सोनोग्राफी से ही पता चलता है कि ये गॉल स्टोन की वजह से है। और ये जैसे किडनी स्टोन को गिरने के लिए रास्ता है कि आपके यूरिन के रास्ते से वो गिर जाएगा, ये गॉल स्टोन ऐसे है कि उनको जाने के लिए रास्ता नहीं, इंटेस्टाइन में है बट वो पास करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत बार वो स्टोन अटकने की वजह से एक अलग टाइप का जॉन्डिस होता है जिसको हमारी भाषा में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। क्योंकि वो स्टोन जाके आपके लीवर के सभी सिक्रीशंस को रोक देता है। तो इसकी वजह से आपका बिलीरुबिन बढ़ता है और उसकी वजह से फिर जॉन्डिस होता है। फिर हम इन्फेक्शन की सब टेस्ट कर ले, वो नेगेटिव आती है पर पेशेंट को जॉन्डिस रहता है। सोनोग्राफी में या सीटी स्कैन में पता चलता है कि अरे ये स्टोन अटका हुआ है, इसकी वजह से जॉन्डिस हुआ है। तो वो स्टोन निकालना उस टाइम पे ज़रूरी हो जाता है और फिर फाइनली वो गॉल स्टोन से रिलेटेड आपका सर्जरी करना उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। तीसरा मेन ऑर्गन है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये आपके प्रोटीन डाइजेशन और मैं बोलूँगा कि बॉस ऑफ गट, जो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो पैनक्रियाज है। उसमें से आपके मेजर जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है जैसे फैट्स है, प्रोटीन से मेजर आपको कैसे अभी आजकल बिकॉज ऑफ जिम, बिकॉज ऑफ हेल्थ कॉन्शियसनेस या डाइट, हर कोई प्रोटीन लेता है। आपने देखा होगा कि हर एक को लगता है कि अरे हमारा डाइट ये प्रोटीन डेफिशिएंट है, मेरा वज़न 50 किलो है, मेरा वज़न 60 किलो है, 1 ग्राम पर डे के हिसाब से मेरे को 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। उसके लिए बहुत से लोग प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, बहुत सी चीज़ें कॉमन हो गया, कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, प्रोटीन बढ़ाते हैं। ये सब प्रोटीन डाइजेशन का जो भी काम है वो पैनक्रियाज में होता है। अच्छा। हाँ, और वो बहुत मेन ऑर्गन है जो आपके स्टमक के पीछे रहता है और सबको कोऑर्डिनेट करता है। पैनक्रियाज में मेन बीमारी है पैनक्रियाटाइटिस, सूजन। पैनक्रियाज में किसी चीज़ की वजह से इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से वो सब जो एंजाइम्स है पैनक्रियाज के, जो आइडियली इंटेस्टाइन में जाना चाहिए और डाइजेशन के लिए, वो वहाँ से लीक होना शुरू होते हैं, जो आपके पेट में लीक होते हैं, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है। पैनक्रियाटाइटिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन। वो पेन आपके यहाँ पे पेट के बीच से लेके पीठ के बीच तक दुखता है, इतना सीवियर होता है। कोई खाना पचता नहीं है, कंटिन्यूस वॉमिटिंग होता है, क्योंकि स्टमक के पीछे होने की वजह से वो कुछ रखता नहीं है स्टमक में, आगे पास ही नहीं होने देता। इन्फ्लेमेशन की चीज़ों में पैनक्रियाटाइटिस के ट्रीटमेंट का एक पार्ट है कि पेशेंट को जब तक वो सूजन कम ना हो तब तक खाली पेट रखना पड़ता है। अच्छा। इनफैक्ट नाक में से एक नली डालना पड़ता है, आरटी हम बोलते हैं, राइल्स ट्यूब करके, कि वो इतना सीवियरली इन्फ्लेम्ड हो जाता है कि पेट में जो एसिड बनता है या जो बाइल आता है
वो भी आगे पास नहीं कर पाते। तो वो नली डाल के हम वो पेट हमेशा खाली रखते हैं। वो अच्छा। बैग में बाहर आता है वो पूरा एसिड और बाइल, जिससे उसको सूजन कम होने में मदद होती है। और पैनक्रियास का दूसरा एक मेन वर्क है कि इंसुलिन तैयार करना। ये एंडोक्राइन फंक्शन है। पैनक्रियास ही एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन है। एक्सोक्राइन जो मैंने बोला प्रोटीन डाइजेशन के लिए जी, जो एंजाइम्स है वो सब उधर तैयार होते हैं। फैट डाइजेशन, बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट सब उधर तैयार होते हैं। एंडोक्राइन इंसुलिन पैनक्रियाज में तैयार होता है, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। और ये आपके फूड खाने के टाइमिंग्स और खाना जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है उससे कोऑर्डिनेटेड रहता है। तो जैसे ही खाना आता है उस टाइम पे इंसुलिन सीक्रेट होता है, वो डाइजेशन होता है, आपके शुगर लेवल को एक सर्टेन लेवल तक बढ़ने नहीं देता हो। इसको आप बोलेंगे तो शुगर मेटाबॉलिज्म इस तरह का रहता है, जिसमें पैनक्रियास का मेन रोल है। इंसुलिन तैयार करता है पैनक्रियास। बिल्कुल। सर, हमने अभी काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में बात कर ली, जैसे इसोफेगस हो गया, आते हो गए, लीवर हो गया, सबकी बीमारी के लक्षण हमने देख लिए, जाकि हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे उनको समझ जाएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम उनको कहाँ कहाँ हो सकता है। अभी ये जो सारी बीमारियाँ हैं ये एक रात में तो नहीं आती, वो धीरे धीरे करके आती है। तो ऐसी कौन सी इसकी वजह हो सकती है जिसके बारे में हमारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए? पेट की बीमारियां या गट हेल्थ की बीमारियों के बहुत से कारण हैं। मेजॉरिटी ऑफ कारण आपके खाने से रिलेटेड है जी। आपका खाना, लाइफस्टाइल, खाने का समय, आपकी नींद, ये सब आपके गट हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। और दूसरा, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो दो, अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो आपके डाइट इंड्यूस्ड और मेडिसिन इंड्यूस्ड ऐसे दो सिम्टम्स है या दो बीमारियों के ग्रुप है जिसमें आपके गट हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा। खाना मतलब बहुत सारा जंक फूड खाना, जंक फूड मतलब जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है। मेन प्रॉब्लम खाने में वही आता है कि जो आप खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाए या जो कंटेमिनेटेड है, जैसे फूड इन्फेक्शन होना, कि अगर ये खाना बहुत दिनों का है या उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं जो डायरेक्टली आपके गट हेल्थ को इम्पैक्ट करते। और फूड हैबिट्स मतलब अभी नॉर्मली आपका फूड पैटर्न या आपके खाने के टाइमिंग्स ये जनरली मोर और लेस आपके फिक्स चाहिए। फिक्स मतलब एकदम टाइम पे ऐसा नहीं, बट आप सपोज आप 9 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो आधा घंटा आगे पीछे इट इज़ ओके चलता है। बट अगर आपने आज 9 बजे नाश्ता किया है, कल आपने 10 बजे किया है, परसों किया ही नहीं है, इफ़ यू आर स्किपिंग दैट, तो आपके बॉडी को ही समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू शेड्यूल दैट। मैंने जैसे बोला था पहले कि स्टमक इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। जैसे आपके फूड हैबिट्स, हर एक का फूड हैबिट अलग है, फूड पैटर्न अलग है। वी आर लिविंग इन इंडिया, अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे व्हीट ज़्यादा खाया जाता है, अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे राइस ज़्यादा खाया जाता है। हर स्टेट का, हर गांव का एक अपना अलग अलग डाइट, जो हम देखेंगे डाइट पैटर्न है। कहीं की कहीं डिशेस जो कहीं पे फेमस है, जो हर त्यौहार को अलग अलग डिशेस बनाई जाती है। एक्चुअली ये देखेंगे तो इसके पीछे साइंस भी है कि जिस टेम्परेचर में या जिस एटमॉस्फेयर में आपका जो खाना इजीली डाइजेस्ट होता है वो खाना उस जगह का नेटिव खाना है। हाँ, और वहाँ पे वो प्रोड्यूस भी होता है। बिल्कुल। सो ये ऐसे मैचिंग करके रखा हुआ है। आप उस साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे या उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होना है। तो फर्स्ट, जैसे मैंने बोला कि आपके डाइट का शेड्यूलिंग, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। आपका पैटर्न ऑफ ईटिंग, कि आप नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, ये जो पैटर्न है ये भी फिक्स्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने नाश्ता नहीं किया, लंच हैवी कर लिया, आज दिन भर कुछ नहीं खाया, फिर डिनर हैवी कर लिया, तो फिर ये प्रॉब्लम आना है। क्योंकि डाइट का कोई पैटर्न ही नहीं है। बिल्कुल। और जंक फूड, जैसे कि बहुत ऑयली, स्पाइसी, जो फास्ट फूड है, जो आपके मुंह के लिए अच्छा है, टेस्ट के लिए अच्छा है, लेकिन डाइजेशन के लिए हैवी है, जो आप खा रहे हैं वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम आना ही आना है। प्लस आपके डाइट में बैलेंस नहीं है कि बाबा कार्बोहाइड्रेट है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे, प्रोटीन्स नहीं है, या आप कुछ सैलेड या फाइबर ले ही नहीं रहे, या दिन चला जा रहा है और आपका फ्लूइड इंटेक बहुत ही कम है या बहुत मिनिमल है कि आपको
दिन में एक बार भी यूरिनेशन नहीं हो रहा है, मतलब आपका फ्लूइड इंटेक बहुत कम पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या आपके पाचन संस्था पे डायरेक्ट अफेक्ट करती। और दूसरा, पेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी बीमारी हो जाए तो आपको दवाई मुंह से ही लेनी है और वो पेट में ही डाइजेस्ट होनी है। बराबर। आपके आँख को भी इन्फेक्शन हो गया या आपके पाँव को भी इंजुरी हो गई तो आपको एंटीबायोटिक मुंह से ही लेना है और वो डायरेक्ट जाके आपके पेट में ही अफेक्ट करना है। जी। कि आपके कमर में दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर मुंह से ही लेना है जिसका डाइजेशन वापस पेट में ही होना है। बराबर। सो ये सब चीज़ें भी आपको आपके पेट को अफेक्ट करती है। जनरली थोड़े दिन के लिए कुछ एक आध दो मेडिसिन या एंटीबायोटिक लेने से पेट पे इतना इफेक्ट नहीं होता है। अगर 5-6 दिन 8 दिन ले लिया, कोई नॉर्मल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या बॉडी पे कोई पस है या इन्फेक्शन है तो इफ़ेक्ट नहीं होगा। अपने यहाँ पे आदत कैसा है कि डॉक्टर के पास एक बार जाते हैं कि एक सर्टन बीमारी के लिए बाबा रेस्पिरेटरी या मेरे को सर्दी खांसी हो गया है, वो दवाई लिख देते हैं, फिर वो अगली बार सेम बीमारी में वो सेम दवाई विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन ले ओवर द काउंटर मेडिकल से ले लेते हैं और वो खाते रहते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग तो ऐसे है कि उनको अच्छा लगता है तो वो अभी 5 दिन का दवाई है वो 15 दिन महीना भर भी लेते हैं कि अरे अच्छा लग रहा है मेरे को। दिस इज अनसुपरवाइज्ड मेडिकेशन। बिल्कुल। इसका डायरेक्ट इफेक्ट फिर आपके गट पे होगा। एंटीबायोटिक विदाउट सुपरविजन और वो भी ज़्यादा समय के लिए लेना, ये आपके गट हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। ये पेट ऐसा ऑर्गन है कि आपके डाइजेशन के लिए भी देर आर सम गुड बैक्टीरियाज विच आर वर्किंग फॉर योर डाइजेशन। मतलब वो इन्फेक्शन नहीं, आपके पेट में बैक्टीरिया है बट दैट इज नॉट इन्फेक्शन, दैट इज हेल्पफुल फॉर योर डाइजेशन। अगर आप ऐसे एंटीबायोटिक ज़्यादा दिन तक लेंगे तो वो डायरेक्टली उस गुड बैक्टीरिया को मारेगा, जो कि तो डायरेक्टली आपके जो गुड बैक्टीरिया आपके डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एंटीबायोटिक से नलीफाई हो जाएंगे। तो आपका जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं शायद वो इन्फेक्शन ठीक भी हो जाए लेकिन उसके बाद आपका पेट खराब हो जाएगा। और दूसरा, अपने यहाँ पे पेन किलर लेने का एक बहुत बड़ा चलन है। बाबा घुटने में दर्द हो गया, ले लो पेन किलर। हेडेक हो गया, मेरे को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना है, ले लो पेन किलर। बहुत से लोग तो प्रोफेलेक्टिकली मतलब प्रिवेंटिवली कि आज मुझे तकलीफ ना हो एक पेन किलर में लेके काम कर लेते। वो पेन किलर आपके पेट में जाके आपके एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। अच्छा। और उसकी वजह से आपका एसिडिटी बढ़ता है। एक ऐसा ही पेशेंट था, उनकी 2 दिन पहले ही एंजियोप्लास्टी हुई थी। मेरे फ्रेंड है, उन्होंने एंजियोप्लास्टी की थी और उनको आफ्टर एंजियोप्लास्टी सबको खून पतला का दवाई चालू ही रहता है, ब्लड थिनर्स या एंटीप्लेटलेट्स से दोनों चालू था। 2 दिन के बाद हार्ट वाइज ही वॉज नॉर्मल, पर उनको ब्लड में से ब्लड की उल्टी होने लग गई। ओहो। तो हमने देखा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लड थिनिंग एजेंट्स की वजह से हो रहा है बट अभी वॉमिटिंग होने का क्या कारण है। फिर मैंने स्कोपी किया उनको तो उनके पेट में बड़े बड़े अल्सर हो गए थे। बाप रे। फिर डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि उनको कंटिन्यूस उनका कमर और घुटने दुखने की वजह से वो रोज अनसुपरवाइज्ड पेन किलर खा रहे थे, जो कि उनके बेटे को भी पता नहीं था। बाप रे। उनको किसी मेडिकल वाले ने दिया था कि अगर ये दुख रहा है तो आप ले लो, उसने भी 1-2 दिन के लिए दिया होगा, ये कंटिन्यूस खा रहे। और अभी क्योंकि उसके बाद उनको खून पतला का दवाई दिया, उसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो गया। ओहो। तो अभी एकदम क्रिटिकल सिचुएशन था कि अरे 2 दिन पहले ही एंजियोप्लास्टी हुआ है, अभी एंटीप्लेटलेट बंद करे तो कैसे करें और ब्लीडिंग नहीं रुकेगा तो क्या करें। बराबर। तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो अनसुपरवाइज मेडिकेशन लेते रहते हैं और वो आपके पेट के लिए बहुत हार्मफुल है। कोई भी मेडिसिन आपको एकदम नॉन स्पेसिफिक, बाबा पैरासीटामोल है ये लेने के लिए क्यों डॉक्टर को पूछूं, बट अनटिल एंड अनलेस आपको ज़रूरत है फिर भी आप डॉक्टर को पूछे बिना कोई भी मेडिसिन ना ले, और पूछने के बाद भी वो जितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब करे उतने ही दिन ही ले। बिल्कुल। उसमें अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो वापस कंसल्ट करेंगे, भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप और क्या लेना चाहिए। यही कंटिन्यू करना ये एकदम गलत चलन है। अच्छा लग रहा है इसका मतलब आप महीनों उसको खाते रहो और डॉक्टर के पास जाने का पैसा बचाओ, लेकिन बाद में वो पेट खराब होने की वजह से ज़्यादा आपको पैसा खर्चा होगा आप। हाँ ऐसे। सर और कौन सी जैसे आपने बताया था वो जो इसके बारे में बात की थी साइकोसोमैटिक, यानी आपका अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या खाने की आपको इच्छा नहीं हो रही है या कुछ स्ट्रेस में हो, ये भी तो सारे फैक्टर, स्ट्रेस भी आपके पेट पे असर करते होंगे। स्ट्रेस का और पेट का बहुत घना नाता है। मतलब आपके खुशी के हार्मोन्स भी पेट में तैयार होते हैं
और गट ब्रेन एक्सिस करके है कि आपका इमोशनल बैकग्राउंड कैसा है या आपका इमोशनल हेल्थ कैसा है, वो डायरेक्टली आपके पेट को अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में है, अगर आप कोई डिप्रेशन में है और उसमें आप कुछ खाना खा रहे हैं तो वो पूरा पचेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं, और पचेगा भी तो पूरा एब्जॉर्ब होगा कि नहीं मालूम नहीं, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और दूसरा, जैसे हमने देखा है कि कुछ इंडियंस मतलब उनका दिन स्टार्ट होता है मोशन को जाने से। अगर उनको मोशन भी ठीक से नहीं हुआ, जैसे वो बोलते हैं ना कि देर इज़ नो फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, उनको ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट हुआ है, तो वो उनके दिमाग में दिन भर चलते रहते हैं कि अरे मेरा पेट साफ नहीं हुआ, तो उनका पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है। काफी लोग तो मेरे ख्याल से वो बिना तंबाकू खैनी के या ऐसे तो सिगरेट के हाँ, तो ऐसे हर मतलब हम बहुत बार ओपीडी में बैठते हैं ना, तो हर एक का ट्रिगर सुन के बहुत ऐसा अचंभा होता है कि सर सुबह उठने के बाद मैं एक ग्लास पानी में एक नींबू निचोड़ के एक हनी का ये लूँगा तो ही मोशन होगा। ये तो समझो नॉर्मल है। टोबैको एडिक्शन का बहुत मेन रीज़न, हम जब बोलते हैं कि भाई टोबैको छोड़ दो, दिस इज़ नॉट गुड, तो हमको बहुत बार यही बोलते हैं कि सर वो टोबैको लिए बिना मेरा तो पेट ही साफ नहीं होता। तो ये एक रीज़न है वो एडिक्शन का। एक्चुअली साइंटिफिकली इसका कोई बेस नहीं है कि निकोटीन और आपके मोटिलिटी ऑफ मोशन का कुछ नहीं, ये सब मेंटल ट्रिगर है। अच्छा, तो हम उनको मास्किंग, हम उनको एक डाइट एडवाइस देते कि ठीक है आपको टोबैको से लगता है आप टोबैको छोड़ दो, उसकी जगह दूसरा कुछ ट्रिगर ढूंढते। नॉर्मल हम बोलते हैं कि पेशेंट को आप गर्म पानी एक गिलास भर पियो और मोशन को जाके बैठो। आइडियली इसका भी कोई मेजर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट बहुत लोगों में इसने काम किया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जस्ट वी आर रिप्लेसिंग द ट्रिगर कि बाबा आपका निकोटिन जैसे टोबैको, गुटखा या स्मोकिंग अगर ट्रिगर है, आपको छोड़ना है वो छोड़ दो, ये ट्रिगर चालू करो। 2-3 दिन तक मोशन नहीं होता है, मतलब यू हैव टू बी पेशेंट, बट जैसे ही 3-4 दिन होते हैं आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है। इट इज़ ट्रेनिंग ऑफ योर ब्रेन। हम बच्चों में भी बोलते हैं, बहुत से अभी जो नए माँ बाप है दोनों आईटी में काम करते हैं, हम उनको वो सिखाते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग फॉर देयर किड्स। अच्छा। क्योंकि बच्चों को छोटी उम्र से जब आप टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे तो बड़े होके भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा बताएंगे विस्तार से इसमें कैसा है कि बेस्ट वे टू पास मोशन, सी हम बोलते हैं ना कि पेट साफ होना, इसका आपके इसमें क्या है कि क्या डेफिनेशन है पेट आपका अच्छे से साफ हो गया, तो हर एक का डेफिनेशन अलग है। मतलब परसों ही मेरे ओपीडी में एक पेशेंट आया था, बोला सर डॉक्टर साहब मेरे को कॉन्स्टिपेशन का बीमारी है। बोला कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या हो रहा है? मतलब पेट साफ ही नहीं हो रहा है, और सब डॉक्टर को दिखा दिया, सब मेरे को पेट साफ होने की दवाई देते पर मेरा पेट साफ नहीं होता है। मैं बोला ठीक है भाई, तुम कितने दिन में जाते हैं मोशन? 1 दिन में, 2 दिन में? बोला 1 दिन 2 दिन नहीं, मैं तो दिन में 8 बार जाता हूँ। बोला 8 बार आप मोशन को जा रहे हैं फिर पेट साफ नहीं, पर वो फीलिंग ही नहीं है। तो बोला ये गलत है कि 8 बार जा रहे हैं और फिर भी लैक्सेटिव दिया जा रहा है, तो उसका पेट कैसे साफ होगा ना। तो फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस अपनी भाषा में ऐसा है कि आपको वन गो आपको पेट पूरा साफ हो जाए और दिन में वापस मोशन जाने की ज़रूरत ना पड़े और आपका पेट भी खाली लगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बेस्ट टाइम टू गो टू द मोशन इज़ इन मॉर्निंग। आप उठे हम बोलते हैं ना सुख की परिभाषा, उसमें ये एक परिभाषा है कि आप उठे और आपको बिना कोई ट्रिगर के मोशन का प्रेशर आ गया और आप मोशन को चले गए और मोशन हो गया, तो आप सुखी आदमी है। जैसे बोलते हैं ना दूसरे लोग की, जैसे मैं बेड पे लेटा और मेरे को नींद लग गई तो वो सुखी आदमी है। तो अभी परिभाषा चेंज हो रही है कि आप उठे और आपको बिना ट्रिगर के मोशन हो रहा है तो ये सुखी है होने के लक्षण। सो ये जो ट्रेनिंग है वो आपके बचपन में होना चाहिए। अच्छा, अभी माँ बाप क्या रहते, दोनों बिजी रहते, बेटा कब मोशन जा रहा है, रोज सेम टाइम जा रहा है नहीं जा रहा है, कब जा रहा है वो पता नहीं रहता है। सुबह सबकी गड़बड़ रहती है कि वह कैसे तो भी उठ के तैयार करके उसको स्कूल भेजना है, बराबर, बट उसमें आपको 5 मिनट निकालना ही निकालना है उसको वो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। आप उठा के उसको टॉयलेट को बिठाओ, रोज़ सुबह ही मोशन होना चाहिए और यही सही टाइम है और आपका बावेल आपका बॉडी उसको यूज टू हो जाता है। फिर आप जैसे बड़े भी होते हैं ना तो आप प्रॉब्लम नहीं आता है। आपको बराबर सुबह अनट्रिगर्ड मोशन का सेंसेशन आना है, पेट साफ, आप बाकी दिन में भूख भी अच्छा लगेगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा और फ्रेश रहेगी। तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग बचपन में देना बहुत ज़रूरी है।
सर हमने काफ़ी सारे अभी कॉजेज़ देख लिए, तो अभी इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट वाइज क्या सलाह करना चाहेंगे पेशेंट? जैसे मेडिसिन का भी ट्रीटमेंट पार्ट देखेंगे और नॉन मेडिसिन का भी ट्रीटमेंट पार्ट हम लोग आपसे सीखेंगे अभी। सी कैसे है, जैसे अभी ये सिम्टम्स के लिए पेशेंट आपके पास आ गए, अभी डायग्नोसिस करना वो पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको डायग्नोसिस के बिना आगे ट्रीटमेंट करना डिफ़िकल्ट है। जी। पेट में बहुत सारी बीमारियां के कॉमन सिम्टम्स है, पेट में दुखना या जलन होना या उल्टी होना, ये बहुत पेट की बीमारी में भी है, इंटेस्टाइन के भी है, एसोफेगस में भी है ऐसा। तो डायग्नोसिस करने के लिए दो मेन चीज़ें आपको चाहिए पेट के, इसमें बाकी बहुत सी है लेकिन मेन चीज़ें है, एक सोनोग्राफी जो कहीं पे भी हो सके, बेसिक अल्ट्रासाउंड ऑफ योर एब्डोमेन, एंड सेकंड इज एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में आपके मुंह से जो करते हैं उसको हम गैस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें ऊपर का दूरबीन से पट देखते हैं। दूरबीन से आपके इंटेस्टाइनल या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना, इसको हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। जी। उसको ब्रॉडली दो चीज़ें हैं, जैसे गैस्ट्रोस्कोपी जो मुंह से करते हैं, उसमें फूड पाइप, स्टमक और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट वाला पार्ट डिओडेनम, ये अच्छा। तीन चीज़ें उसमें देखी जाती है। अपर जीआई सिम्टम्स मतलब जिसको एसिडिटी की शिकायत है या जिसमें उल्टी होना, जलन होना, आप जहाँ पे ऐसा सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फूड पाइप या स्टमक में बीमारी हो सकती है, उसके लिए गैस्ट्रोस्कोपी करना पड़ता है। और मोशंस की बीमारी, जैसे कि पेट साफ नहीं होना या लूज मोशन होना या मोशन की जगह से ब्लीडिंग होना, पर रेक्टल ब्लीडिंग, ऐसा कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए कोलोनोस्कोपी करना पड़ता है। कोलोनोस्कोपी मतलब आपके लार्ज इंटेस्टाइन का दूरबीन द्वारा चेकिंग। अच्छा। तो जब पेशेंट आपके पास सिम्टम लेके आते हैं तो आपको ये दो मेन चीज़ें हैं करनी है। इसके साथ आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इवन स्टूल टेस्ट, मोशन चेक करना भी एक बहुत सिंपल और एकदम आसान तरीका है, पर उसमें भी बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। जैसे अगर आपको इंडाइजेशन है तो इंडाइजेशन कौन से पार्ट का है, कि बाबा फैट इंडाइजेशन है कि स्टार्च इंडाइजेशन है, वो भी आपके मोशन में पता चलता है। बहुत बार पेट के इन्फेक्शन ऐसे रहते हैं, जैसे सर्दी खांसी हो गया तो उसमें बुखार या वीकनेस ये आता है तो आपको समझ जाता है कि इन्फेक्शन है। बट पेट के इन्फेक्शन बहुत लोगों को रहते हैं, बट ऐसे सिम्टम नहीं रहते कि फीवर आया, वीकनेस आया। वो बहुत बार आपको स्टूल एग्जामिनेशन पे पता चलते है कि यार भाई इनमें पस सेल्स है या इन्फेक्शंस है, इसकी वजह से पेट का इन्फेक्शन है। जी। तो वो सिंपल ट्रीटमेंट है। तो जैसे आप ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि भाई पेशेंट को ये बीमारी है, ये इसोफेगस रिलेटेड इसोफेजाइटिस है या आईबीएस है या गैस्ट्राइटिस है। तो जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपके मेडिसिन्स उसमें आते। मेडिकल पेट के बीमारियाँ ऐसी बीमारियाँ हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब वो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। आपको दवाई के साथ आपके डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन आप लाइफ लॉन्ग नहीं ले सकते, और मेडिसिन से ठीक होने के बाद भी अगर आप आपके डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करेंगे तो ये बीमारी वापस आनी है। बराबर। अभी हमारे बुक्स में भी रादर देन डिसीजेस इसमें मेंशन किया गया है, दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ओके। अगर आपका डाइट और लाइफस्टाइल अगर हिल जाता है या इम्प्रॉपर होता है तो आपको ये बीमारियां होती है, और उसके लिए आपको वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन इज़ फॉर अक्यूट फेज, जैसे कि आपको एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस या हाइपर एसिडिटी हो गया या एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो गया, डेफिनेटली उसके लिए दवाई लगेगी, आपको एंटासिड्स लगेंगे जो एसिड सिक्रीशन कम करेंगे, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लगेंगे जिसकी वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल होगा। आपको बाकी जो बीमारियां है जैसे कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए पेट साफ होने की दवाई या लैक्सेटिव देना पड़ेगा। अगर आपको लूज मोशंस है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये सब देने पड़ेंगे, देना डेफिनेटली मेडिसिन देना ही पड़ेगा। बट उसके लिए डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट और लाइफस्टाइल मतलब वही वापिस की खाना, समय पे खाना। अब जैसे पैनक्रेटाइटिस है उसमें तो डाइट शेड्यूलिंग करना पड़ता है कि इनिशियली खाली पेट रखना पड़ता है, सिर्फ मेडिसिन चालू रहता है। जो कैलोरीज भी है वो हम आईवी थ्रू देते हैं क्योंकि वो पेशेंट स्टारवेशन ना हो, सलाइन के थ्रू हम कैलोरीज देते हैं। जैसे फील होता है कि थोड़ा पेट का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है तो लिक्विड डाइट से स्टार्ट करते हैं, फिर सेमी सॉलिड डाइट, सॉफ्ट डाइट और फिर फुल डाइट। ऐसे उसको जाने के लिए हफ्ता 10 दिन लग जाते। तो डाइट, लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन्स ये सब साथ में मिलके ही काम करते हैं तो ही पेशेंट के बेनिफिट में रहता है।
और थोड़े दिन के बाद जैसे ही ये पूरा बीमारी, जैसे एक्यूट बीमारी है, इन्फेक्शन है, ये सब ठीक जब हो जाता है, तब बहुत बार मेडिसिन बंद हो जाता है, पर आपका डाइट शेड्यूलिंग, डाइट एडवाइस और लाइफस्टाइल चेंजेस ये आगे भी फॉलो करते रहना है, तो उसकी वजह से ये बीमारी वापस नहीं आती, उसमें रिकरेंस नहीं होता है। डाइट की आप बात हम देर से कर रहे हैं, लेकिन डाइट में एग्जैक्टली ऐसा क्या मुझे खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए ताकि मेरा गट हेल्थ ठीक रहे? तो क्या मैं खाऊं और क्या मैं नहीं खाऊं, ये आप बताइए। डाइट का कैसा है, डाइट इज ऑलवेज इंडिविजुअलाइज्ड। ऐसे ग्रॉस मैं आपको बोल सकता हूँ कि क्या फिर भी चीज़ें ये खराब जो है जो हर एक को खाना, तकलीफ देने वाले इसका एक ही जिस्ट है कि डाइट में आपके पेट को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो उतना ही खाइए जितना आप पचा सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम अपने यहाँ पे ये इसी की वजह से है कि आप जो पचा नहीं सकते, वो अनडाइजेस्टेड फूड जाके आपके डाइजेशन को अफेक्ट करता है और वही आगे जाके आपको तकलीफ देता है। तो मेजॉरिटी जो आप अभी ग्रॉसली देख ले, तो जो आपके मुंह के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो आपके पेट के लिए भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वो खाना ही नहीं चाहिए, और एक लिमिट में खाना चाहिए। बैलेंस डाइट कंसिस्ट की आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब चाहिए, इसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे जी। किसी ने एकदम सही कहा है कि जितना कलरफुल आपका डाइट है उतना वो हेल्दी है। ओके। क्योंकि जितने कलर्स में जितने विटामिन्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो आपको सिंगल मोनोटोनस लाइफ किसी को भी नहीं चाहिए, सबको एकदम अच्छी कलरफुल लाइफ से। सेम इज़ फॉर डाइट। तो आपको एकदम जो फास्ट फूड है, जो इजी टू कुक है लेकिन वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, अच्छा, जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड को फास्ट फूड क्यों बोलते हैं कि वो इजी टू कुक है, लेकिन वो डाइजेशन के लिए कोई भी आप ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, बर्गर ले लो, फ्रेंच फ्राइज ले लो, इवन पाव, ब्रेड के कोई भी आइटम ले लो, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बट दे आर गुड टू टेस्ट, इजी टू मेक। तो इसलिए चलन ऐसा लग गया है कि अरे वो अच्छा है वो खाओ। नहीं, आपको डिफ़िकल्ट टू मेक क्या है कि भाई सैलड खाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो आपके गट के लिए अच्छा है। सैलड ही एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आपके गट के लिए अच्छा है कि वो रफेज देता है आपके डाइट को। इट गिव्स फाइबर, और फाइबर्स की वजह से आपका मोटिलिटी और डाइजेशन बहुत अच्छा चलता है, और आपको मोशन में या बाकी चीज़ों में कुछ इफेक्ट नहीं होता है। हम डाइट की सलाह यही देते हैं कि भाई जो भी खाना है वो बैलेंस में खाओ, उसके साथ फ्लूइड इनटेक, पानी बहुत ज़्यादा लो, पानी के साथ आपके उससे रिलेटेड जो भी फ्लूइड है, जैसे कि कोकोनट वाटर है, जूसेस है, नेचुरल फ्रेश जूसेस बोला कि लोगों को पैक्ड जूसेस, कैन जूसेस या सॉफ्ट ड्रिंक लगते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक इज़ ऑल्सो नो। जितना अल्कोहल तो 100% खराब है, पर सॉफ्ट ड्रिंक भी उसके जैसा ही है। वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसमें बहुत सारे एडिटिव्स, कैफीन्स, और अभी तो रिसेंट एक रिपोर्ट आया था कि बहुत सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स के भी ये मिले हैं। रिसर्च हुआ था। तो ये तो आपके जीभ के लिए अच्छा है बहुत, वो शो के लिए पीते हैं। वो किसी ऐड में देखा है ये हीरो ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो हमको भी पीना है, दिस इज़ अ साइन ऑफ मैन। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। सो सिंपल फंडा है कि जो आप इजीली पचा सके उतना ही खाइए, शेड्यूलिंग फॉलो कीजिए, घर का होम मेड फूड खाइए। मतलब जो अपना डाइट पैटर्न है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सैलड्स, दिस आर वेरी गुड, ये आप खाइए। वो आपका डाइट फिक्स रखिए, बाबा 2 चपाती खाते, 2 चपाती खाइए और हेल्दी रहिए। इसमें भी 2 चीज़ों के बारे में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने रोटी का जिक्र किया और लिक्विड का जिक्र किया। रोटी के बारे में बहुत बार अभी वीट के ऊपर बहुत बार चर्चा चलती है कि वीट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कैसा है? लिक्विड की बात है तो मिल्क, जो मैं आपसे पूछूंगा कि मिल्क और ये वीट, इन दोनों के बारे में आप मुझे बताइए। अभी इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कैसा है कि एक हम बोलेंगे कि ब्लोटिंग या गैसेस, ये वो एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है जो आजकल हम बहुत से लोगों में 90% ऑफ योर ओपीडी पेशेंट हम जो भी देखते हैं, फर्स्ट सिम्टम वही रहता है कि बाबा गैसेस बहुत है, ब्लोटिंग बहुत है। नॉर्मली भी रहता है, खाने के बाद तो और ब्लोटिंग हो जाता है, फूल जाता है। हाँ। अच्छा खासा जी। तो उसमें कैसा है, वो वही है कि जो खाना आप पचा नहीं सकते, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पेट में पड़ा रहता है, वो गैस तैयार करते रहता है। तो वो गैस ब्लोटिंग के फॉर्म में आता है।
नॉर्मली हर इंसान में गैस तैयार होता है और वो उतना एब्जॉर्ब भी होता है। आपके इंटेस्टाइन्स जो है वो ऐसे एट रेस्ट एकदम कोलैप्स्ड रहते हैं, वो बंद रहते हैं। जैसे खाना आगे पुश होता है तो उसमें थोड़ा गैस तैयार होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है, वो खाना आगे जाता है और फिर ऐसे ही आगे आगे जाके पीछे का गैस एब्जॉर्ब हो जाता है, आगे के इसमें जाते हैं। जब एंड में खाना नीचे आता है तो वो पूरा पास हो जाता है। तो ये किसी कारणवश गैस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है या फिर आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस कम हो जाता है तो फिर ये ब्लोटिंग का इशू आता है। और ये ब्रेन को या गट को सिग्नल रहता है कि अगर पेट में खाना है तो हमने गैस तैयार करना है। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड ये गैस को बहुत स्टिमुलेट करता है। तो हमारी मेडिकल भाषा में उसको फॉडमैप डाइट करके बोलते हैं कि फाइबर्स जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, मेजॉरिटी ऑफ फाइबर्स ये कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीऑल्स, ये ऐसे फाइबर्स है जो अगर आप खा ले ज़्यादा मात्रा में तो आपका गैस और ब्लोटिंग का सिम्टम्स बढ़ जाता है। तो ये दूध से भी बढ़ता है ऐसे? दूध से भी बढ़ता है। दूध स्पेशली जो फैट, हाई फैट दूध है उसमें बढ़ता है। और दूसरा एक कारण ऐसा भी है कि बहुत बार पेशेंट आते कि सर पहले तो मैं पीता था दूध, अभी पीता हो तो तकलीफ होता है। दिस इज सेकेंडरी, कोई इन्फेक्शन या कोई जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है वो आपको कम पड़ रहा है, इसकी वजह से जो पहले चीज़ें पचा सकते थे अभी नहीं पचा सकते। दूध एक्चुअली देखेंगे तो खराब चीज़ नहीं है, बट आजकल के इसमें आपको प्योर दूध भी नहीं मिल रहा है। बराबर। बहुत सारे जो पैक्ड दूध है या कंटेनर वो स्टोर या उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव है ज़्यादा दिन चलने के लिए, बहुत बार प्रॉब्लम उसकी वजह से आता है। अगर आपका प्योर मिल्क है, वो भी काउ मिल्क, लो फैट मिल्क है, तो जनरली प्रॉब्लम नहीं आता है, पर वो आपको इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। बहुत बार थोड़े से मिल्क से भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है तो हम उनको लैक्टोज इंटॉलरेंट लेबल कर देते हैं, उनको ये दूध चलता ही नहीं है। दही चलेगा बिकॉज इट इज़ फर्मेंटेड, बट दूध नहीं चलेगा। सो अभी बहुत बार क्या होता है कि अभी ये डॉक्टरों में चलन हो गया है या ऐसा हो गया है कि व्हीट एंड मिल्क ये थोड़ा सा हैवी है डाइजेशन को। आइडियली सब नहीं है, मैंने बोला वैसे कि फैट, हाई फैट दूध जिसमें हाई फैट है, जैसे कि बफेलो मिल्क, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, बट काउ मिल्क इज़ रिलेटिवली ईजी टू डाइजेस्ट। बट अभी ये इतना डिटेल कौन बताएगा, वो पेशेंट कितना सुनेगा, इसलिए एक चलन बन गया है कि कॉमन इंस्ट्रक्शंस में ये दे दो कि आप व्हीट नहीं लेना है, आपने मिल्क नहीं लेना है। अभी तो आप कोई नया फूड प्रोडक्ट भी खरीदेंगे तो उस पर लिखा रहता है कि लैक्टोज फ्री, ग्लूटेन फ्री, मतलब वो ज़्यादा एक ऐड के जैसे हो गए हैं। अच्छा। बट आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि जहाँ पे आपका व्हीट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ योर डाइट, तो आपको एक देखना है कि आप व्हीट भले एक्सेस मत खाइए पर एकदम बंद भी मत कीजिए। अगर आपको होता है सूट तो आप खा सकते हैं, नहीं होता तो मत आप ध्यान रखो कि बाबा आपका मेजर डाइट आपका लंच है तो उसमें आप व्हीट लो, उसके बाद आप घूमते फिरते चलते हैं तो उसका कुछ इश्यू नहीं है। बहुत लोगों को क्या है कि मेजर डाइट ले लेते हैं रात को और तुरंत सो जाते हैं, तो आपने डाइजेशन को टाइम दिया ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर वो जो पार्ट है वो अनडाइजेस्टेड है, वो आपको ब्लोटिंग करता रहेगा और इससे प्रॉब्लम होगी। और फिर एज अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी वो ब्लेम हम पे, खुद पे थोड़ी कोई लेगा कि मैंने खाना लेट खाया था इसलिए मुझे हुआ। बोले अरे मेरे को तो व्हीट सूट ही नहीं होता। सो ऐसा होता है, बहुत बार होता है। दिस इज डेफिनेटली कि अगर आप एक पैरामीटर पे रखें तो व्हीट ये डेफिनेटली इट इज़ हेवी टू डाइजेस्ट। उसके बाद बाजरा है और जवार इज़ लाइट, सबसे इजी टू डाइजेस्ट। इसलिए हम पोस्ट सर्जरी भी जब खाना शुरू करते तो पहले जवार की रोटी देते हैं खाने को, अगर वो पच जाती है तो फिर व्हीट सबसे लास्ट देते हैं। प्रीबायोटिक्स का आजकल चलन बहुत बढ़ रहा है लोगों में खाने में, तो ये इतना हेल्प करता है प्रीबायोटिक्स लेना? सी देर आर टू थिंग्स, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स मतलब फाइबर्स है, या जैसे कि फ्रुक्टो एलिगोसैकेराइड्स है, ऐसे कुछ फाइबर्स है जो आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अपने गट में कुछ गुड बैक्टीरिया रहते हैं, मतलब बैक्टीरिया ही है या यही है, कॉमेंसल्स है, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दे हेल्प डाइजेशन, दे इम्प्रूव योर ओवरऑल वेलबींग। बहुत सी चीज़ें हैं ना वो उस गट बैक्टीरिया से डाइजेस्ट होती है, तो उसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं कि जिसमें डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया
या ईस्ट सेल्स ये दिए जाते हैं, ये आपके प्रोबायोटिक या आपके स्टमक में जाते हैं और ये डायरेक्टली काम करते हैं, दीज आर प्रोबायोटिक्स। और ये बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए देर आर सम बेनिफिशियल फैक्टर्स, दीज आर प्रीबायोटिक्स, वो फाइबर्स है। तो डेफिनेटली ये आपके काम के हैं, पर अगर आपका ओवरऑल गट हेल्थ अच्छा ही है तो आपको अलग से प्री या प्रोबायोटिक लेने का ज़रूरत नहीं है, अच्छा। एज अ सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेस ऑफ प्रोबायोटिक इज ऑल्सो नॉट गुड। बराबर। आपको चाहिए तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, मैंने पहले बोला वैसे आप एक स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको समझता है कि आपका प्रोबायोटिक का लेवल कैसा है, कौन सा इंडाइजेशन है। देर आर मेनी वेरियस टेस्ट विच आर अवेलेबल। एक बीमारी एक ऐसी भी है सीबो करके, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, हम उसको बोलते हैं, कि वेग सिम्टम्स रहते हैं और कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, एंडोस्कोपी नॉर्मल है, फिर भी ब्लोटिंग है, फिर भी ये है, तो वो कभी कभी इट इज़ बिकॉज ऑफ योर गुड बैक्टीरिया विच हैज़ इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड ए स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। ये है एक प्रकार का इन्फेक्शन ही, बट इसमें इन्फेक्शन के कोई सिम्टम नहीं रहते, ना बुखार रहेगा, ना वीकनेस रहेगा, ना पेट दर्द रहेगा, ना कुछ रहेगा, बट एक वे बहुत दिनों से मतलब इतना इरिटेटिंग सिम्टम भी नहीं है, बट वो एकदम नॉर्मल भी नहीं है। तो इसलिए आप अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी डाइट में प्री या प्रोबायोटिक का कमी है, तो पहले वो नेचुरल चीज़ों से भरना चालू कीजिए। जैसे आपका कर्ड है, कर्ड मिल्क है, दीज आर नेचुरल प्रोबायोटिक्स, ये चालू कीजिए। अचार है, कर्ड है, हाँ, दीज आर नेचुरल। तो ये आप आपके डाइट का एक हिस्सा बना दीजिए। आप लंच में भले आप हर दिन कर्ड लीजिए, एक दिन राइस लीजिए, एक दिन कर्ड राइस लीजिए, एक दिन छाछ लीजिए, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको ऐसे लगता है कि अगर ये लेना है, आपको डेफिनेटली इश्यू आ रहा है, तो एक डॉक्टर की सलाह से एक पीरियड के लिए आप एक प्रीबायोटिक ले सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि एक्सेस ऑफ प्रीबायोटिक इज़ ऑल्सो नॉट गुड। और एक सवाल था मन में कि जैसे उम्र बढ़ती है, ओल्ड एज में इनके भी एक अलग समस्याएं होती है पेट की, तो कौन सी ऐसी एहतियात बरतनी चाहिए ओल्ड एज में 50, 60, 70 के बाद कि आपका गट हेल्थ उम्र के साथ थोड़ा ठीक रहे? ऐसा कोई स्पेसिफिक उसके लिए प्रिकॉशंस कोई है क्या? जैसे हम बोलेंगे कि ओल्ड एज या जीरेट्रिक पेशेंट ऑफ एज ग्रुप, इसमें कैसा रहता है कि जैसे बिकॉज ऑफ एज, जैसे आपका उम्र बढ़ा है, जैसे ऐसे आपके हर ऑर्गन का उम्र बढ़ गए, वही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हाल है, इट इज़ ऑल्सो एज्ड। तो बाकी ऑर्गन्स में इतना कुछ उसका ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि वैसे कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं रहता है। बट स्टमक में कैसे है कि आपका ओवरऑल डाइजेस्टिवनेस जो है उसका स्पीड स्लो हो जाता है, मतलब डाइट भी वैसे उसके हिसाब से कम होता है, पर ओवरऑल डाइजेशन एकदम स्लो हो जाता है, क्योंकि आपका इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जो खाना समझो आप पहले 1 घंटे में पचा सकते थे, अभी कभी कभी उसको 1.5 घंटा लगता है या ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसका वहाँ से ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है, वहाँ से उसका जो सिक्रीशन ऑफ जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस या जो सिक्रीशन ऑफ एसिड है, वो स्लो हो जाता है, वो आगे मोटिलिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से वो डाइजेशन 100% अफेक्ट होता है। अच्छा। और बहुत बार पेशेंट उसको अपने इसके हिसाब से खाने में एडजस्टमेंट करके एडजस्ट कर लेते। पर अगर आपको ओल्ड एज में बीपी या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, तो उसका भी एक डायरेक्ट अफेक्ट इस पे इंटेस्टाइन पे रहता है। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस या डायबिटिक हाइपरटेंशन, ये मोटिलिटी डिसऑर्डर, ये भी कॉमन है। मतलब शुगर की वजह से जैसे हार्ट, आँखों पे या पाँव पे इफ़ेक्ट होता है, वैसे आपके या आपके पेट पे भी उसका अफेक्ट होता है। वो आपके जैसे हमने ऐसे बोला है कि अभी खाना खाने के बाद 2 घंटा खाना आपके पेट में रहना चाहिए कि वो एसिड उसमें या जूसेस इजीली मिक्स हो जाए। अगर वो 2 की बजाय 4 घंटे रहता है तो उसको हम गैस्ट्रोपेरेसिस बोलते हैं। अच्छा। कि वो बाबा पैरालिसिस जैसा ही है कि स्टमक में खाना ज़्यादा देर रह रहा है, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। वो जितनी देर रहेगा उतनी देर वो एसिड तैयार करेगा और वो अननेसेसरी आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ओल्ड एज में ज़्यादा आती है। अगर और उसमें दूसरा प्रॉब्लम ये भी रहता है कि अगर आपको ओल्ड एज में बीपी शुगर है तो उसके साथ उसकी दवाइयाँ भी है। बराबर। ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया उसकी मोटिलिटी पे, प्लस उन दवाइयों का कुछ इफेक्ट रहेगा। जैसे अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, बहुत से लोगों को मेटफॉर्मिन लेने से
लूज मोशन होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, पर अभी ये शुगर कंट्रोल होने के लिए वो दवाई लेनी है। बिल्कुल। तो उसके लिए उसके हिसाब से उनको डाइट एडवाइस करना, और जैसे कुछ बेसिक दवाइयाँ है, कुछ एंटासिड्स है, या फिर कुछ प्रीबायोटिक्स है, अगर उनको ज़्यादा मोशंस या ब्लोटिंग हो रहे हैं तो वो हम दे सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जेरियाट्रिक पेशेंट्स विद स्टमक प्रॉब्लम, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। अच्छा। उन्होंने उसके साथ उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह के साथ और फिजिशियन के टैंडम के साथ उसको आगे बढ़ाना चाहिए कि आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम ना हो। सर, जैसे आपने बहुत सारी अभी बातें बताई कि क्या करना चाहिए, इन ओल्ड एज भी है, बाकी भी है। ट्रीटमेंट वाइज और एक दिमाग में था, बहुत अभी एक चलन है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, कि आज अब कम खाओ, उपवास रखो, या वो ये डाइट फॉलो करो, वो डाइट फॉलो करो। तो इन सब का हमारे गट हेल्थ पर कितना असर होता है? सी, डाइट एडवाइस, आजकल लोग डाइट के पीछे बहुत भागने लगे हैं। मतलब जो ओवरवेट है वो तो भाग ही रहे हैं कि बाबा किसी भी तरह से हमको वज़न कम करना है या एक ये अचीव करना है। बट यंगर जनरेशन में देख रहा हूँ कि वज़न भी ओके है, बट उनको वो एक फिगर अचीव करना है या फिर वो अचीव करना है, इसलिए अनसुपरवाइज डाइट फॉलो कर रहे हैं। किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लिया या गूगल से पूछ लिया मेरा डाइट क्या है, और फिर वो फॉलो कर लिया। सी, डाइट एडवाइस एक स्पेशलाइज्ड एडवाइस है। वो ऐसे कॉमन में हम कुछ चीज़ें बोल सकते हैं कि ये मत खाओ, ये अच्छा नहीं है, ये हार्मफुल है, लेकिन आपको कितनी देर में खाना चाहिए, आपका कैलोरी इंटेक कितना चाहिए, आपका बाकी का ओवरऑल मिनरल हेल्थ कैसा चाहिए, आपको विटामिन सप्लीमेंट की ज़रूरत है नहीं है, ये इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना ये हर एक के लिए सही है। बहुत से पेशेंट हमारे पास अभी आने लगे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि आप कुछ बॉडी ऐसी बनी ही नहीं है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप एडजस्ट कर पाए या उसको सहन कर पाए। अच्छा। कुछ बॉडी, देर आर 2 ways ऑफ एसिड सिक्रीशन। किसी में कैसे रहता है कि पल्स एसिड सिक्रीशन, मतलब आप जब खाना खाते हैं उस टाइम पे वो एसिड सिक्रेट होता है, और आपकी बॉडी आपके इतने ट्यून्ड है कि आपका पैटर्न ऐसा है कि 4 मेजर मील्स, सपोज आपने ऐसा किया कि ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर, ये आपके 4 मेजर मील्स है, तो बॉडी आपका इतना ट्यून्ड है कि वो बराबर उस 4 समय पे एसिड और बाकी के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेगा और आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और वो हो जाएगा। और किसी में रहता है कि कंटिन्यूस एसिड सिक्रेशन, कंटिन्यूस डाइजेस्टिव सिस्टम सिक्रेशन, ये एक पैटर्न है। बहुत मेजॉरिटी लोगों का ऐसा रहता है। फिर अगर ऐसे लोग अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करने जाएंगे और अगर आपका बॉडी उसको मैच नहीं हो रहा है, बराबर, मतलब आप खाना खाएंगे सुबह 8 बजे और वापस रात को 8 बजे ही खाएंगे और 12 घंटा कुछ नहीं खाएंगे, तो वो एसिड तैयार तो हो गया है, बट फिर वो अंदर क्या करेगा, उसको तो खाना मिला नहीं है, तो वो अंदर तकलीफ देता रहेगा। फिर आपको एसिडिटी होगा, आपको ब्लोटिंग होगा, फिर कंटिन्यूस अनइजीनेस का फीलिंग रहेगा। सो ऐसे ब्लैंकेट रूल ऐसा नहीं है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी गुड, ऐसा कुछ नहीं। एक ऐसा और एक डाइट एडवाइस है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, बराबर, हर 2 घंटे बाद थोड़ा, हर 2 घंटे के बाद खाओ। अभी उसके पीछे का फंडा ऐसे है कि अरे आप मतलब कैसे ना, आप जैसे आपके पास बहुत पैसा है तो आप ज़्यादा खर्चा करते हैं, ऐसे पेट को ऐसे लगता है कि बार बार खाना मिल रहा है तो उसको कैलोरी बर्न करो, तो वो भी एक फंडा है। बट वो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो आप जब तक एक डाइटिशियन या एक गैस्ट्रो को मिलेंगे, आपके कस्टमाइज प्लान लेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। कोई कहता फ्रीक्वेंटली खाओ, पेट को तो फिर आराम मिलेगा नहीं। तो इतना आराम दो कि 10 घंटे का गैप रखो। दोनों चीज़ें गलत है। अगर ये आपको सूट नहीं करेंगी तो फ़ायदा तो दूर की बात है, आपको एक कुछ उसके इफ़ेक्ट्स होंगे कि जो डिफ़िकल्ट बाद में उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसा है। सर, आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सारी हमने आपसे बातें आज जानी है। एक हमारा एक प्रोटोकॉल रहता है कि मिथ्स एंड फैक्ट्स राउंड का, रैपिड फायर राउंड जैसा समझो। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको 5 और आपको उसका जवाब इन शॉर्ट देना है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपका रैपिड फायर के रहेगा कि बहुत बार चरण ऐसा होता है कि पेट में बर्निंग हो रहा है, आग हो रही है, ठंडा दूध पी लो, उससे आपकी पेट की बर्निंग कम हो जाएगी। ये कहाँ तक सही और गलत है? ये सही है, सिर्फ इसमें ऐसा है कि मिल्क का कैल्शियम आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको लो फैट मिल्क लेना है। अगर हाई फैट मिल्क लेंगे वो भी ठंडा लेना है, गर्म लेंगे या हाई फैट लेंगे तो आपका एसिडिटी नहीं जाएगा, इनफैक्ट आपको ब्लोटिन होगा। लेकिन अगर आप ठंडा लो फैट मिल्क ले रहे हैं तो 100% इट विल न्यूट्रलाइज योर एसिड और आपको एक टेम्पररी इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। जब भी किसी को खून की उल्टी होती है
तो लोग समझते हैं इसको कैंसर ही हो गया। ये सही है क्या गलत है? नहीं, ये गलत है। हर खून की उल्टी है कैंसर की वजह से नहीं है। कॉमनेस्ट खून की उल्टी होने का कारण ये पेट का अल्सर है। स्टमक अल्सर्स या डिओडेनल अल्सर्स की वजह से उल्टी होती है। बहुत बार अगर आपको लीवर की बीमारी है तो उसमें इसोफेजियल वराइसिस होती है, जिसमें नीचे ब्लड वेसल्स का सूजन आ जाता है, उसकी वजह से उल्टी होती है। डेफिनेटली कैंसर इज़ वन ऑफ द सिम्टम, बट इट इज़ नॉट द ओनली सिम्टम कि बात उल्टी हो गई मतलब कैंसर ही है, ऐसा नहीं है। कॉमन चीज़ें बहुत है, जैसे अल्सर भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, छोटा जख्म भी हो सकता है। बहुत फोर्सफुल या रेचिंग हम बोलते हैं, फोर्सफुल वॉमिटिंग हुआ तो छोटा कट नीचे इसोफेगस के आके भी उल्टी में वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उल्टी खून की है तो कैंसर ही है, ऐसा नहीं है। ब्लोटिंग सिर्फ खाने के बाद ही होती है और भूखे पेट ब्लोटिंग नहीं हो सकती? नहीं, ये भी मिथ है। ब्लोटिंग कभी भी हो सकती है। इनफैक्ट सिर्फ ऐसा है कि ब्लोटिंग आपको थोड़ा रहता ही है, वो खाने के बाद बढ़ता है, तो आपको फील होता है कि अरे मेरे को खाने के बाद ब्लोटिंग हुआ है। ऐसा नहीं है। आपको ब्लोटिंग होना है तो खाली पेट भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला है कि सीबो करके स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ऐसा बीमारी है कि उसमें कंटिन्यूस ब्लोटिंग रहता है। आप खाओ या मत खाओ, ब्लोटिंग वो रहता ही है। सो इसका सिर्फ ये है कि आप खाने के बाद, क्योंकि खाना भी जाता है तो वो ब्लोटिंग ज़्यादा फील होता है, तो इट कैन हैपन एनी टाइम। आप खाली पेट रहो या खाना खाओ, ब्लोटिंग हो सकता है। प्रोबायोटिक्स लेना बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए? नहीं, ये भी एक मिथ है। प्रोबायोटिक्स आर हेल्पफुल, पर हर एक के लिए ज़रूरी है ऐसा नहीं है। ओवर प्रोबायोटिक कैन ऑल्सो आर हार्मफुल। आप आपके सिम्टम्स या आपको कुछ तकलीफ है जिसमें प्रोबायोटिक लेके आपको फ़ायदा है, तो आप एक कंसल्टेशन से वो लीजिए। अगर आपको एसिडिटी है, सपोज आपको एसिडिटी है, तो उसमें प्रोबायोटिक का ज़्यादा कोई रोल नहीं है, आपको एंटासिड लगने वाला है। हाँ, बट जैसे ब्लोटिंग है, गैसेस है, इनडाइजेशन है, डायरिया है, ऐसी चीज़ों में प्रोबायोटिक हेल्प करेंगे। हर एक को एज अ ब्लैंकेट रूल प्रोबायोटिक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। गॉल स्टोन होने के बाद वो गॉल ब्लैडर निकालना इज़ द ओनली सॉल्यूशन, ये मिथ है ये फैक्ट? सी, इसमें कैसा है कि नंबर ऑफ स्टोन्स और साइज ऑफ स्टोन इम्पॉर्टेंट है। 99% गॉल ब्लैडर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। 1%, हाँ, निकालनी पड़ती है। 1% सोल्यूशन, 1% पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिसमें सिंगल स्टोन है और वो लेस देन 5 mm है। अच्छा। एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऐसा है कि इफ़ देर इज़ अ सिंगल स्टोन विच इज़ लेस देन 5 mm, तो आप उसको एक मेडिसिन ट्रायल और डाइट एडवाइस दे के देख सकते हैं, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए। अगर वो स्टोन बढ़ता है तो डेफिनेटली उसको सर्जरी ही लगना है। अगर वो कम होता है तो वो उसको सर्विलेंस में रख सकते हैं। बट इफ़ इट इज़ मोर देन 1 स्टोन और एनी स्टोन मोर देन 5 mm, तो इसका मतलब ऐसा है कि ऐसे भी गॉल ब्लैडर का फंक्शनिंग ख़त्म हो गया है अभी। अच्छा। अभी जो स्टोरेज जो फंक्शन है गॉल ब्लैडर का, वो हैम्पर होने की वजह से उसमें स्टोन होते हैं। उसमें ज़्यादा देर अगर बाइल स्टोर हो गया तो उसमें वो पार्टिकुलेट मैटर या स्लज या सैंड मटेरियल आएंगे, तो उसकी वजह से स्टोन होंगे। तो अगर एक बार मोर देन 1 या मोर देन 5 mm हो गया तो इसका ट्रीटमेंट गॉल ब्लैडर निकालना ही है। बिकॉज इट इज़ यूजलेस ऑर्गन, बट इट इज़ नॉट फंक्शनिंग। इनफैक्ट इट इज़ गिविंग यू ट्रबल, इट इज़ गिविंग यू कॉम्प्लिकेशन। सो गॉल ब्लैडर निकालना यही उसका सोल्यूशन है। सर, बहुत सारी ज्ञान की बातें समझा मैं भी और हमारे दर्शक भी। एक आखिरी हमारा प्रोटोकॉल है कि आप हमारे दर्शकों को आपकी डाइट से आपको तकलीफ़ ना हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक बार थोड़ा समराइज़ करके एक टेक अवे मैसेज अगर आप देंगे हमारे दर्शक को, तो उनको भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और मेरा तो कहना है कि आपके ओवरऑल फिटनेस और आपके हेल्दी गट का सब का रास्ता आपके पेट के थ्रू जाता है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप अवॉइड ओवर ईटिंग, हेल्दी डाइट खाओ, रेगुलर एक्सरसाइज करो और हैप्पी रहो, इमोशनली भी खुश रहो। मेरे हिसाब से 3 E आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज वेल एंड इमोशनल बैलेंस। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखेंगे। और जिसका गट हेल्दी वो खुद भी बहुत हेल्दी। मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट डॉक्टर योगेश भरूट सर के साथ।
उम्मीद है आपको आपके गट हेल्थ को हेल्दी रखने की सारी जानकारी आज मिल चुकी होगी। तो आज का हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा, और अगला एपिसोड हमारा देखना ना भूलें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर आपके आज वैल्यूबल इंसाइट्स के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू।